हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? होपफुली आप अच्छे होंगे। आईएफएस का एग्जामिनेशन आप लोगों का बहुत अच्छा हुआ, ठीक है। मैंने पेपर देखा, मैंने पहले ही आपको बोला था जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूंगा सारे क्वेश्चन उस पीडीएफ के अंदर से ही रहेंगे। वन शॉट में मैंने जितने भी क्वेश्चंस कवर किए थे वो सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आए हैं, ठीक है। तो अगर आपने वन शॉट मेरा देखा होगा और आपने पीडीएफ को पढ़ा होगा तो सारे क्वेश्चन मेरे वन शॉट और पीडीएफ में थे। सब कुछ पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आया था और मैं एकदम श्योर शॉट पहले ही बोला था कि भाई इसी पीडीएफ से क्वेश्चन आएंगे। तो अभी तक के जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं, भगवान की दया से बहुत अच्छे एग्जामिनेशन हुए हैं। एंड थैंक यू सी यू। पेपर ठीक ठाक सेट कर रहा है, बहुत एवरेज पेपर सेट कर रहा है, बहुत टफ भी नहीं सेट कर रहा है, ठीक है। बहुत लोग को एफएम को लगा होगा टफ, पर एफएम का पेपर बहुत टफ नहीं था। अच्छे से अगर आपने पढ़ाई किया होगा तो पेपर आप अटेम्प्ट कर सकते थे, ठीक है दोस्तों। अब आपका जितने भी मेजर क्वेश्चंस थे वो मेजर क्वेश्चंस आपके खत्म हो चुके हैं। मेजर चैप्टर मेजर सब्जेक्ट खत्म हो चुके हैं। अब आपका माइनर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो जो माइनर का जो पहला एग्जामिनेशन आपका है वो रिटेल मैनेजमेंट एंड सर्विस, ठीक है। सर्विस मार्केटिंग या सर्विस मैनेजमेंट, ठीक है। मेरे को थोड़ा याद नहीं है लास्ट में क्या था, सर्विस के बाद मार्केटिंग था, मैनेजमेंट मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो आपको मैं पेपर पैटर्न बता दे रहा हूँ, ठीक है। पेपर पैटर्न आपका रहेगा, देखिए। 2 मार्क्स के, आपके जो 2 मार्क्स है ना, 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन रहेंगे आउट ऑफ 8 क्वेश्चन, ठीक है। 8 क्वेश्चन दिया रहेगा 2 नंबर के, उसमें से 5 अटेम्प्ट करने रहेंगे, तो आपका 10 नंबर हो गया। फिर आपके 5 मार्क्स के फर्स्ट 5 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। आउट ऑफ 8 क्वेश्चन, तो 25 हो गया। फिर आपके 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे 10 मार्क्स के, आउट ऑफ 6 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए 2 नंबर वाले भी क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 नंबर वाले भी क्वेश्चन आ रहे हैं और 10 नंबर वाले भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन, 5 मार्क्स से 5 क्वेश्चन और 10 मार्क्स के 4 क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका पेपर पैटर्न होने वाला है, ठीक है। टोटल आपका 75 हो रहा है, ओके गाइस। अगर मैं चैप्टर की बात करूं तो जो आपका रिटेलिंग है उसमें 3 चैप्टर है और सर्विस में 3 चैप्टर में, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले अपने रिटेलिंग खत्म करेंगे, उसके बाद सर्विस खत्म करेंगे। ये पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि अगर एग्जामिनेशन के पहले मुझे लगा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको देना चाहिए, मे बी एक दो, तो मैं व्हाट्सएप बिफोर बिफोर एग्जाम के एक रात पहले मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको और भी सजेस्ट कर दूंगा, ठीक है ना। ये जो टोटल पेज है, टोटल पीडीएफ है, ये अप्रोक्सीमेटली 45 पेज का होगा, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके एक दो पेज और बढ़ सकता है, तो मोटा मोटी आपका 45-46 पेज का पीडीएफ होने वाला है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस मैं पढ़ा रहा हूँ रिटेल मैनेजमेंट के सारे, इसमें सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू कवर है, ठीक है। मतलब पास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन इसमें कवर हैं। तो सर क्या सारे क्वेश्चंस पढ़ना पढ़ना कुछ भी नहीं है, सुनना है, बस वीडियो को सुनना है और इसको रीड करना है। इसमें कुछ याद करने वाली चीजें नहीं है, सब चीजें बहुत इजी लैंग्वेज में लिखी हुई है। एक बार अगर आप पढ़ लेंगे, आप इससे इजी पीडीएफ नहीं मिलेगा कहीं का, कहीं नहीं मिलेगा आपको। लैंग्वेज मैंने जो जो लैंग्वेज मैंने यूज किया वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से यूज किया कि भाई जो भी स्टूडेंट इस पीडीएफ को पढ़े तो उसको वन टाइम में ही समझ में आ जाए। तो मैंने पूरी कोशिश किया है इजी से इजी पीडीएफ बनाने का, और मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ इससे इजी पीडीएफ शायद आपको मिले कहीं और, मे बी, लेकिन ये मुझे नहीं लगता। समझ रहे हो ना। तो ये पीडीएफ बहुत इजी लैंग्वेज में अब बना के रखा हूँ, ठीक है। तो आप अगर इस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लेंगे तो वन टाइम में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ओके। अब एक लास्ट चीज और, प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, ठीक है। और अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा, आपको आईएफएस का एग्जामिनेशन कैसा हुआ, ठीक है। मैं किसी से पूछा नहीं, बिकॉज मैं ऑफलाइन बैच का क्लास लिया फिर आके सो गया था, अभी जस्ट उठा हूँ, अब आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तुमको मैंने बताया था थोड़ा मेडिकल इशू चल रहा है, तो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ। क्लासेस करवाता हूँ, रेस्ट करता हूँ, क्लासेस करवाता हूँ, ठीक है। बहुत ज्यादा मोबाइल वगैरह में भी एक्टिव नहीं रहता हूँ, ठीक है ना। मैंने किसी से बात भी नहीं किया, बहुत सारा कॉल मैसेज आया, ठीक है। बट सिर्फ पेपर देखा, पेपर सब कुछ सही था, मैं बोला चलो भाई पेपर मैच हो गया, अब चलो बच्चे को पढ़ाते हैं भाई रिटेल मैनेजमेंट, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन 1 पहला बात करते हैं, सर रिटेलिंग क्या होता है। देखो रिटेलिंग का मतलब क्या होता है। देखो एक होता है ना, 3 वर्ड आप समझिए, एक होता है मैन्युफैक्चर, एक होता है होलसेलर और एक होता है रिटेलर, ठीक है। मैन्युफैक्चर वो होते हैं जो गुड्स को बनाते हैं, ठीक है। होलसेलर वो होते हैं जो मैन्युफैक्चर से परचेज करते हैं और रिटेलर को बेचते हैं। रिटेलर वो होते हैं जो कस्टमर को डायरेक्टली सेल करते हैं। तो तुम्हारे एरिया का जो मोदी खाना दुकान है, जिसको अपने किराना स्टोर बोलते हैं, जनरल स्टोर बोलते हैं, दैट इज द रिटेलिंग। अगर स्मार्ट बाजार होगा वो भी रिटेलिंग होगा, ठीक है। डी मार्ट होगा वो भी रिटेलिंग का पार्ट है, ठीक है। तुम्हारे आसपास जितने भी दुकानें हैं जहां से आप कपड़े खरीद रहे हो, छोटे कपड़े खरीद रहे हो, घर का राशन खरीद रहे हो, ठीक है। आप स्टेशनरी शॉप खरीद रहे हो, कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो, जूते खरीद रहे हो, कपड़े खरीद रहे हो, ये सब कुछ रिटेलिंग है,
ठीक है। जो आप फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट, अमेजॉन, मिंत्रा ये सब यूज कर रहे हो, दीज आर द रिटेलिंग। तो जितने भी आप ई कॉमर्स यूज कर रहे हैं दैट इज द रिटेलिंग। मोदी खाना दुकान बिगेस्ट एग्जांपल रिटेलिंग का। स्मार्ट बाजार, डी मार्ट, ये सब आपके क्या है, आपके एरिया का जितना भी दुकान, आप घर से निकलिए ना, आपके एरिया में जितने भी दुकानदार है दैट इज कॉल्ड रिटेलिंग। इसी को अपने बोलते हैं रिटेलिंग, ठीक है ना। तो रिटेलिंग का सिंपल मतलब होता है कि आपने गुड्स और सर्विसेज डायरेक्टली कस्टमर को बेचा। गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली आपने किसको बेचा, कस्टमर को बेचा। फाइनल कंज्यूमर मतलब आप उसके इंड यूजर है। अब आप यूज करेंगे, आपके अलावा कोई और यूज नहीं करेगा, ठीक है ना। तो रिटेलिंग का मतलब होता है कि गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूमर को फाइनली बेच देना, मतलब सोसाइटी को बेच देना। सोसाइटी ही उसका एंड कंज्यूमर है, ठीक है। अगर मैं कॉन्सेप्ट ऑफ रिटेलिंग मार्केटिंग की बात करूं तो पहला कॉन्सेप्ट भैया, ये कस्टमर को डायरेक्टली सामान बेचते हैं और बहुत छोटे क्वांटिटी। हमारे घर में भी देखो ना, हमारे घर में भी जो भी सामान आता है बहुत छोटे क्वांटिटी में। हमारे घर में गोडाउन थोड़ी खुला है कि हमने 100 kg पोटैटो खरीद लिया, 100 kg अनियन खरीद लिया, ऐसे थोड़ी होता है। 5 किलो, 5-10 किलो आलू आ गया, 1-2 किलो, 5 किलो प्याज आ गया, 2 किलो टमाटर आ गया। तो हम लोग जो भी सामान परचेस करते हैं वो स्मॉल क्वांटिटी में परचेस करते हैं। कपड़े भी परचेस करते हैं तो भाई वार्डरोब में जितना जगह है, अलमीरा में जितना जगह, उसके हिसाब से फिर हम लोग कपड़े भी परचेस करते हैं। तो रिटेलिंग जो भी सामान बेचता है ना, वो स्मॉल क्वांटिटी में बेचता है बट लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर को बेचता है। क्योंकि एंड कंज्यूमर कौन है, सोसाइटी। हम आप क्या है, एंड कंज्यूमर है। तो रिटेलिंग जो भी सामान बेचता है वो छोटे क्वांटिटी में लार्ज लोगों को बेचता है, ठीक है। आप मोदी खाना दुकान में गए, क्या आप मैगी का पूरा पैकेट लेंगे क्या, नहीं, एक पीस लेंगे, 2 पीस लेंगे। ज्यादा ज्यादा जो फैमिली पैक आता है आप वो ले लेंगे, एक फैमिली पैक आपने ले लिया। लेकिन आपके जैसे 100 लोगों ने लिया, तो छोटे छोटे क्वांटिटी में ज्यादा लोगों को बेचा, ठीक है। प्रोवाइड द कन्वीनियंस। कन्वीनियंस का मतलब क्या, आज आप ब्लिंकिट करो ना, 10 मिनट के अंदर सामान आपके, ब्लिंकिट, जेप्टो, इंस्टामार्ट करो, 10 मिनट के अंदर घर पे सामान आ जाता है। चलो मान लो ब्लिंकिट काम नहीं कर रहा, बिल्डिंग से नीचे उतरे, अपने गली में देखिए, आपके हर एक गली में कोई ना कोई मोदी खाना दुकान होगा, आप वहां से सामान ले लिए, ठीक है। आसपास के एरिया से आप कपड़े ले लिए, तो बहुत कन्वीनियंस है, ठीक है। वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट। अगर आप किसी मोदी खाना दुकान में गए होंगे, या स्मार्ट बाजार में गए होंगे, या डी मार्ट में गए होंगे, या ब्लिंकिट स्टोर में गए होंगे, देखिएगा बहुत वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट होते हैं। बोलते हैं ना, सुई धागा से लेकर के खाने पीने से लेकर के कपड़े तक का सारा सामान आपको मिल जाता है रिटेलिंग में, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है रिटेलिंग का, रिटेलिंग का इंपॉर्टेंस बस सुनना है दोस्तों, इसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं, इस चैप्टर में कुछ भी नया कॉन्सेप्ट नहीं, बस सुनना है आपको, ठीक है ना। सुनते ही आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ रिटेलिंग, पहला, क्रिएट अ प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी का मतलब कि आप जहां रहते हैं ना, आपको रिटेलिंग फायदा पहुंचा रहा है। जैसे मैं रहता हूं मान लो कोलकाता में, तो कोलकाता का जितना भी मोदी खाना दुकान है, जैसे मान लो कोलकाता का रहता हूँ ग्रीश पार्क एरिया में, तो ग्रीश पार्क एरिया में जितने भी दुकान है वो मुझे बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं। ग्रीश पार्क एरिया में देखिए बहुत सारे मोदी खाना दुकान है, उससे मेरा घर का राशन वाशन सारा काम आ जाता है। कपड़े का भी दुकान है, ठीक है, जीरोक्स का भी, जीरोक्स के भी शॉप्स है, हर टाइप के दुकानदार है, जिससे मुझे हर टाइप का सर्विसेज प्रोवाइड मिल जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं प्लेस यूटिलिटी। मतलब जहां पे आप रहते हो ना, वहां पे रिटेलर शॉप होते हैं। आपके एरिया में जहां पर आते हो देखिएगा बहुत सारे दुकान होंगे, बहुत सारे दुकान होंगे, वो आपके लिए खोला गया, आपको बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए खोला गया है। प्रोवाइड वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट, ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं कि जो रिटेलिंग शॉप होते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट वो आपको बेचते हैं। सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, आप स्मार्ट बाजार में जाओ ना, जो बिग बाजार अभी स्मार्ट बाजार हो गया, आप जाओ ना, वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। ब्लिंकिट ओपन करो ना, जेप्टो ओपन करो, आपको वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट आपको वहां पे दिखेंगे। हेल्प्स मैन्युफैक्चर, भाई मैन्युफैक्चर सामान बनाता है, रिटेलर सामान को बेच देता है, तो कहीं ना कहीं रिटेलर मैन्युफैक्चर को भी मदद कर रहा है। क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जो बड़े, आप स्मार्ट बाजार या ब्लिंकिट स्टोर कहीं भी जा देखो, या फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, हजारों लोग काम कर रहे हैं वहां पे, ठीक है ना। अगर मैं अकेला एक स्मार्ट बाजार की बात करूं, तो एक एक आउटलेट में कम से कम आपको 25 से 30 आदमी, आपको मिनिमम मिनिमम 25 से 30 आदमी वहां पे काम कर रहे हैं। ऐसे ही पूरे कोलकाता में कितने सारे स्मार्ट बाजार के स्टोर होंगे। तो सोचो ना, एक रिटेलर शॉप 25-30 लोग को जॉब दे रहा है, ऐसे ना जाने कितने रिटेलर शॉप होंगे, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, ठीक है। ब्लिंकिट में देखो कितने लोग काम कर रहे हैं, जेप्टो में कितने लोग काम कर रहे हैं, मिंत्रा में कितने लोग काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इंप्रूव द कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, देखिए क्या होता है ना, जितने भी रिटेलर शॉप्स होते हैं ना, वो आसपास में जान पहचान के होते हैं। कोई भी सामान वगैरह, फॉर एग्जांपल आप अपने घर के आसपास में किसी मोदी खाना दुकान से सामान लाए, ठीक है। सामान में कुछ भी प्रॉब्लम आ गया, आप जाके बोले अंकल सामान ठीक नहीं है, अंकल देखेंगे, बोले ठीक है बेटा तू दूसरा ले ले। तो अपने को पता है यार अंकल जान पहचान के हैं, कोई भी सामान अगर खराब होगा तो अंकल को बोल के चेंज करवा लेंगे।
ऐसे ही ब्लिंकिट वगैरह देखिएगा, कोई भी गलत सामान आ जाता है तुरंत रिटर्न का ऑप्शन आता है। तो कहीं ना कहीं रिटेलर्स अपने कस्टमर को सर्विस बहुत अच्छा देते हैं, आफ्टर सेल सर्विस उनका अच्छा होता है, जिसके वजह से कस्टमर लंबे समय तक उनके साथ लॉयलिटी मेंटेन करते हैं लंबे समय तक। अब देखिए, अगर आप ब्लिंकिट यूज करते होंगे तो आपको कुछ भी अगर इमरजेंसी में लगता होगा तो पहले आप ब्लिंकिट ही खोलते होंगे कि भाई पता है 10 मिनट में सामान आ जाएगा। ठीक है। फंक्शंस ऑफ रिटेलिंग, पहला फंक्शन क्या है, बाइंग एंड असेंबलिंग द गुड्स। क्या करते हैं बेसिकली, मैन्युफैक्चरर से परचेस करते हैं, मैन्युफैक्चरर या होलसेलर से परचेस करते हैं और कस्टमर को बेच देते हैं, सेलिंग टू फाइनल कंज्यूमर। तो पहला क्या, बाइंग एंड असेंबल, मतलब क्या, मैन्युफैक्चरर या होलसेलर से खरीदते हैं, अपने दुकान में लाते हैं, इसको बोलते हैं बाइंग एंड असेंबली। फिर फाइनल कंज्यूमर मतलब फाइनल कस्टमर को सेल कर देते हैं। स्टोरेज ऑफ द गुड्स, इनका खुद का भी छोटा मोटा गोडाउन होता है जहां पे बहुत वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट ये स्टोर करके रखते हैं। प्रोवाइड वैरायटी, वैरायटी बहुत सारा गुड्स स्टोर करते हैं और बहुत सारे वैरायटी के गुड्स स्टोर करते हैं। देखो ना, स्टोर द प्रोडक्ट प्रॉपर्ली सो दैट गुड्स आर अवेलेबल व्हेनेवर द कस्टमर नीड देम, मतलब ये प्रॉपर्ली अपने दुकान में आसपास गोडाउन में सामान रखते हैं और वैरायटी ऑफ द ब्रांड साइज क्वांटिटी में रखते हैं, जिससे अलग अलग कस्टमर को जैसा कस्टमर का डिमांड है, जैसे एग्जांपल दो, मैगी का छोटा पैकेट भी रखेंगे, बड़ा पैकेट भी रखेंगे, फैमिली पैक भी रखेंगे, तो जिसका जो जो डिमांड रहेगा उसके हिसाब से वो बेच देंगे। ठीक है। रिटेलिंग क्या होता है, क्वेश्चन वन हमारा डन हो चुका है। डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ रिटेलिंग। ठीक है, मेन फीचर्स ऑफ रिटेलिंग। ठीक है, आपको ना जो मेरा लक्ष्य विधि आएगा उसमें मार्क्स मार्क्स वगैरह मैं मेंशन कर दूंगा, टेंशन मत करना, ठीक है ना, मार्क्स वगैरह सब मेंशन हो जाएगा वहाँ पे। डिस्कस, बस अभी सुन लो, अभी कॉन्सेप्ट सुन लो। लक्ष्य विधि का पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बनिएगा। ठीक है। मेन फीचर्स ऑफ रिटेलिंग, पहला मेन फीचर्स ऑफ रिटेलिंग ऑलरेडी डन है। फीचर्स का रिटेलिंग क्या, पहला कस्टमर को सामान बेचते हैं, स्मॉल क्वांटिटी बेचते हैं, बहुत सारा वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट रखते हैं। ठीक है। फाइनल स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनल स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, जो भी सामान बेचते हैं एंड कंज्यूमर को बेचते हैं। जैसे आपने मैगी का पैकेट लाया, अब आप मैगी खा करके सो जाओगे, ठीक है, दैट इज योर द एंड कंज्यूमर। हम लोगों ने जो भी कपड़ा परचेस किया ये क्या, एंड कंज्यूमर है, समझ गया। ये जो भी मैंने वॉच पहना है क्या, एंड कंज्यूमर है, समझ गया मेरी बात। तो अब ये उसको बोलता है फाइनल स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब दैट इज द एंड कंज्यूमर, कि मैं यूज करूंगा इसके बाद अब कोई और यूज नहीं करेगा। और कस्टमर ओरिएंटेड सर्विसेज, मतलब आपको मैंने बोला ना कि आफ्टर सेल सर्विस इनका बहुत अच्छा होता है, जिनका जो आफ्टर सेल सर्विस होता है काफी अच्छा होता है, क्योंकि जान पहचान होता है, रिटर्न का ऑप्शन होता है, रिफंड का ऑप्शन होता है, तो कहीं ना कहीं अब इनका जो रिटेलिंग का जो आफ्टर सेल सर्विस होता है काफी अच्छा होता है। ठीक है। तो चैप्टर 1 खत्म हो चुका है, अब हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यूनिट 2 का पहला क्वेश्चन है रिटेलिंग इन इंडिया। पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फैक्टर दैट आर रिस्पांसिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ रिटेलिंग इन इंडिया। बोला कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इंडिया में रिटेलिंग को प्रमोट कर रहे हैं, मतलब रिटेलिंग का ग्रोथ बढ़ रहा है, क्या क्या ऐसे फैक्टर है। पहला, भाई पॉपुलेशन बढ़ेगा तो हर चीज का डिमांड बढ़ेगा, तो रिटेलिंग शॉप का भी डिमांड बढ़ेगा। ऑब्वियसली पॉपुलेशन बढ़ेगा तो सबको गुड्स चाहिए, किसी को सर्विस चाहिए, तो जनरल स्टोर, मोदी खाना दुकान से लेकर के ई कॉमर्स से लेकर के हर चीज का डिमांड बढ़ेगा। आपको पता है पॉपुलेशन बढ़ता है तो डिमांड बढ़ता है, जब डिमांड बढ़ेगा तो रिटेलिंग शॉप्स का डिमांड बढ़ेगा, हर जगह नए नए शॉपिंग मॉल खुलेंगे, हर जगह नए नए मोदी खाना दुकान खुलेंगे, हर जगह कोई भी नई नई मार्केट होगी। जैसे आप देखो ना, 10 साल 20 साल पहले न्यू टाउन में कुछ नहीं था, आज जाकर देखो न्यू टाउन में बहुत कुछ हो चुका है। ठीक है। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे नए नए एरिया एक्सप्लोर होंगे, नए नए कॉम्प्लेक्स बनेंगे, नए नए शहर बसेंगे, तो दुकानें भी आएंगी भाई, जहां पे लोग रहेंगे उस उन लोगों को सर्विस और गुड्स प्रोवाइड करने के लिए नए नए दुकान भी खुलेंगे, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। ठीक है ना। अगर एग्जाम में ना क्वेश्चन है ई रिटेलिंग, तो रिटेलिंग का डेफिनेशन लिख करके बस एक चीज लिख देना कि दिस रिटेलिंग इज हैपेंड ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ठीक है। मतलब जो ई कॉमर्स है ना, उसी ई कॉमर्स का डेफिनेशन ई रिटेलिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग में डाल देना। ठीक है। आप लोग को जो लक्ष्य वेदी मिलेगा ना, उसमें 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन में मेंशन कर दूंगा, तो जो 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन है वो मेंशन रहेंगे। जो क्वेश्चन में कुछ भी मार्क्स मेंशन नहीं रहेगा, ठीक है, तो अगर वो डेफिनेशन केस में रहेगा, जैसे डिफाइन रिटेलिंग, तो वो 2 नंबर का होगा, लेकिन बोलेगा फंक्शंस ऑफ रिटेलिंग तो 5 नंबर का होगा। तो 5 नंबर वाले क्वेश्चन पे 5 नंबर नहीं लिखा रहेगा, आप समझ जाइएगा। लेकिन जो 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन है वहां पे मैं मेंशन कर दूंगा 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि जो 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन है ना, उनके नंबर ऑफ पॉइंट है वो 7 8 याद करना पड़ेगा, और जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन है ना उससे 4 5 याद करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है। इनकम, राइज इन इनकम लेवल, जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही है ना, तो लोग अब गुड्स का डिमांड भी ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है ना। तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो गुड्स का डिमांड बढ़ेगा, तो रिटेलिंग मतलब शॉप्स का डिमांड बढ़ेगा। लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोगों की लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड अच्छी होगी, तो लोग अब ऑब्वियसली गुड्स एंड सर्विस का डिमांड करेंगे, तो इस केस में रिटेलिंग शॉप ज्यादा होंगी, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। ठीक है। ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन, अब नए नए शहर बनेंगे। ठीक है। जो नए नए शहर, अगर नए नए सिटी बन रही, नए नए शहर बन रहे हैं, तो इस केस में मैंने आपको बोला ना, जब नए नए शहर बस बनेंगे तो वहां पे लोग रहने आएंगे, कोई जॉब करेगा,
तो ऑब्वियसली गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड करेगा, और जहां पर भी गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड होगा वहां पे कोई ना कोई मोदी खाना दुकान, कोई ना कोई मॉल, कोई बेसिकली कपड़े का दुकान, खाने पीने का दुकान, रेस्टोरेंट, ये सब खुलेंगे ही खुलेंगे। इसी को बोलते हैं ग्रोथ इन अर्बनाइजेशन। आप सोचिए ना, मान लो एक जगह है, यहाँ पे कोई नहीं रहता है, तो क्या यहाँ पे कोई दुकान होगा? नहीं। लेकिन इस जगह पे अगर बहुत सारे लोग रहना स्टार्ट हो जाए तो आसपास देखिएगा कोई मॉल खुल गया, छोटा मोटा दुकान खुल गया, कोई चाय बेच रहा है, ठीक है, कोई छोटा मोटा कैफे खुल गया, रेस्टोरेंट खुल गया, ठीक है, कपड़े का दुकान खुल गया। तो जहां पे लोग रहेंगे ना, उनको सर्विसेज देने के लिए, उनको गुड्स प्रोवाइड करने के लिए रिटेलर्स भी आ जाएंगे, ठीक है। चेंज इन लाइफ स्टाइल है तो कंज्यूमर, कंज्यूमर का लाइफ स्टाइल क्या होता है, टाइम टाइम टू टाइम क्या तो चेंज होते रहता है, तो नए नए गुड्स एंड सर्विस का डिमांड होता है, तो उसके हिसाब से भी रिटेलिंग शॉप्स आते रहते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी, अब देखो ना, अब टेक्नोलॉजी आ गई है, अब बैठे बैठे आप घर घर, आज ब्लिंकिट करो ना, ब्लिंकिट क्या है, परफेक्ट एग्जांपल ऑफ टेक्नोलॉजी। जेप्टो क्या है, परफेक्ट एग्जांपल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी आज हम लोग रिटेलिंग घर बैठे बैठे कर रहे हैं। जोमेटो वगैरह क्या, किसी भी रेस्टोरेंट से खाना आपको प्रोवाइड कर दे रहा है, कहीं से भी स्विगी इंस्टामार्ट कीजिए, कहीं से भी सामान आपके घर पे आ जा रहा है। तो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी आज आप अ, हम लोग अब किसी भी चीज का, रात को 2 बजे भी अगर किसी चीज का रिक्वायरमेंट है, तो अब अपने को ये नहीं सोचना है कि भाई दुकान बंद होगा, ठीक है, ब्लिंकिट कर लेते हैं, 24/7 सर्विस देता है। तो टेक्नोलॉजी की मदद से भी रिटेलिंग रिटेलिंग का डिमांड बढ़ा हुआ है, ठीक है। व्हाट आर द इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर फॉर द ग्रोथ ऑफ रिटेलिंग इन इंडिया? सेम एज क्वेश्चन वन, सेम एज क्वेश्चन वन, सेम एज क्वेश्चन वन, ठीक है। रीजन फॉर द सर्वाइवल ऑफ रिटेलिंग इन द हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट इन इंडिया, बोल रहा क्या क्या रीजन है, क्या क्या रीजन है जिसके वजह से रिटेलिंग सरवाइव करे। सर्वाइव मतलब रिटेलिंग आज भी जिंदा है। क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से रिटेलिंग मार्केटिंग, रिटेलिंग बिजनेसेस आज भी सरवाइव कर रहे हैं इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में? पहला, अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर नीड, ठीक है। ये एरिया है, इस एरिया में जिस भी सामान का डिमांड ज्यादा होगा, रिटेलर शॉप उसी चीज को अपने पास रखेंगे। आप सोचो ना, आप लेट से एक जनरल स्टोर चला रहे हैं, मान लो एक मोदी खाना दुकान आप चला रहे हैं, एग्जांपल है, एक मोदी खाना दुकान चला रहे हैं आप, ठीक है, या एक डिपार्टमेंटल स्टोर चला रहे हैं, ठीक है। तो उस एरिया में जिस गुड्स का डिमांड ज्यादा होगा वही आप रखोगे। तो भैया पब्लिक जो डिमांड कर रही है वो चीज आप रख रहे हो, तो एट द एंड आपका बिजनेस बंद होगा ही नहीं। पब्लिक जो डिमांड कर रही है वो सामान आपके दुकान में मिल रहा है, डिपार्टमेंटल स्टोर मिल रहा है, मोदी खाना दुकान मिल रहा है, तो क्या आपका दुकान बंद होगा? नहीं बंद होगा, क्योंकि आपने एज पर डिमांड। तो रिटेलर होते हैं ना, जो दुकान के ओनर होते हैं, उनको पता है कि इस एरिया में किस चीज का डिमांड है, उसके हिसाब से वो सामान अपने गोडाउन में, अपने दुकान में, अपने डिपार्टमेंटल स्टोर में रखते हैं, जिसके वजह से उनका बिजनेस सरवाइव कर जाता कंटिन्यू, ठीक है, चाहे कंपटीशन कितना भी हो। दूसरा हो गया प्रोवाइडिंग बेटर सर्विसेज। एग्जांपल मैं पहले भी कवर कर चुका हूं कि इनको पता है मेरे कस्टमर का नीड क्या है, और इनको भी पता है कस्टमर के साथ रिश्ता कैसे बनाना है। कल को कस्टमर कोई डिफेक्टिव सामान लेकर आता है तो ये इजीली एक्सचेंज कर देते हैं या रिटर्न कर देते हैं, या बोलते कोई बात नहीं बेटा, ये सामान लेके जाओ, ये कर ले। तो कस्टमर को ना आफ्टर सेल सर्विस ये बहुत अच्छा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, आज जितने भी ऑनलाइन रिटेलर्स हो गए हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी ये घर बैठे बैठे आपको सामान प्रोवाइड कर दे रहे हैं। ब्लिंकिट वगैरह क्या बोलता है, 200 के ऊपर अगर सामान लोगे तो फ्री डिलीवरी। आप सोचो ना, कोई भी सामान आपने खरीदा, उस पर आपको डिस्काउंट भी मिल गया और फ्री में आपके घर पहुंचा दे रहे हैं। तो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी सामान आपके घर पे आ जा रहा, तो क्यों नहीं ये ऐसा बिजनेस चलेगा, ठीक है। फिर बोला कंपटीटिव प्राइस स्ट्रेटजी। जितने भी रिटेलर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, कंपटीशन तो रहता ही है, तो एक दूसरे को compete करने के लिए प्राइसेस बहुत लो रखते हैं, जिसके वजह से सरवाइव कर जाते हैं वो लोग। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, आप देखिए ना, जब भी आप स्मार्ट बाजार या डी मार्ट में जाओ, देखो कंपटीशन वहां लगा रहता है। स्मार्ट बाजार में जाओ ना, देखना हर चीज पे कुछ ना कुछ डिस्काउंट रहता ही है, क्योंकि उनको पता है डिस्काउंट नहीं देंगे तो लोग आएंगे नहीं। दैट इज वाई देखिएगा वहां पे डिस्काउंट हमेशा वेडनेसडे सेल या वीकली सेल या कुछ ना कुछ फेस्टिव सेल चलते रहता है, जिसके वजह से उनकी जो डिमांड रहती है वो मेंटेन रहती है, लोग वहां पे जाते हैं, शॉपिंग करते हैं। प्लस वो एक टारगेट देते हैं कि 5,000 का शॉपिंग करोगे तो इतना % डिस्काउंट मिलेगा। तो ये सब टेक्निक की वजह से ये लोग कस्टमर को बना के रखते हैं, ठीक है। और वाइड वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट, मतलब अपने दुकान में, अपने डिपार्टमेंटल स्टोर में बहुत सारे प्रोडक्ट ये लोग रखते हैं, जिसके वजह से इनका जो ओवरऑल डिमांड है वो अच्छा खासा रहता है और ये बिजनेस सर्वाइव हो जाता है, ठीक है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ रिटेल इन द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी और रिटेल बिजनेस इन इंडियन इकोनॉमी। बोला रोल क्या है, रिटेल का रोल क्या है, इंडिया के ग्रोथ में, ठीक है, या इम्पैक्ट क्या है रिटेल में बिजनेस। पहला ग्रोथ है, ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मैं तुमको मोदी खाना दुकान के अलावा जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर देख लो, चाहे ब्लिंकिट ऑनलाइन देख लो, चाहे स्मार्ट बाजार डी मार्ट देख लो, वहां पे
बहुत, अगर मैं पूरे इंडिया की बात करूं तो लाखों लोग उनके उनके अंडर काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो इंडिया में जॉब प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इंक्रीज द इकोनॉमिक ग्रोथ, भाई ये तो सर्विस सेक्टर का पार्ट है ना, तो जैसे जैसे सर्विस सेक्टर बढ़ेगा तो हमारे देश का ग्रोथ भी बढ़ेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होता है, किसी भी देश की अगर जीडीपी बढ़ती है, किसी भी देश की अगर इनकम बढ़ती है, तो उस इकोनॉमी का ग्रोथ होता है। या किसी भी देश में ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ता है, तो प्रोडक्शन पता है आपको, सर्विसेज बढ़ती है तो प्रोडक्शन बढ़ता है। तो नए नए डिपार्टमेंटल स्टोर बढ़ेंगे तो नया नया जॉब क्रिएट होगा, नया नया प्रोडक्शन होगा, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ने से जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ने से इकोनॉमी का ग्रोथ बढ़ेगा, वही चीज यहाँ पे बोला है। सपोर्ट मैन्युफैक्चर एंड प्रोड्यूसर, ठीक है। जो रिटेलर्स होते हैं ना, वो मैन्युफैक्चरर्स को कहीं ना कहीं उनको एक सेटिस्फेक्शन बोल के रखते हैं, भाई चल तू टेंशन मत ले, तू जो भी प्रोड्यूस करेगा हम एट द एंड कंज्यूमर को बेच देंगे। तो जो भी होलसेलर है, जो भी मैन्युफैक्चरर है, उनको पता है कि वो जो भी प्रोड्यूस करेंगे, रिटेलर उसको तो कस्टमर को बेच ही देंगे। तो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं जो मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, ठीक है, उनको सपोर्ट करने के लिए रिटेलर का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब होलसेलर को पता है कि रिटेलर मेरा सामान बेचेगा, तो होलसेलर भी क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, तो मैन्युफैक्चर भी ज्यादा प्रोडक्शन करेगा और रिटेलर भी ज्यादा सामान बेचेगा। तो चीजें ना साइमल्टेनियस हो रही, मतलब मैन्युफैक्चरर सामान प्रोडक्शन बढ़ाया, होलसेलर बढ़ाया, तो रिटेलर भी प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज का ज्यादा किया, मतलब सर्विसेज ज्यादा प्रोवाइड की। तो जिसकी वजह से क्या, इकोनॉमी का ग्रोथ हुआ। इंप्रूव द लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स, ठीक है। आज आप बताइए ना, रिटेलर्स के वजह से, चाहे ऑनलाइन रिटेलर्स हो चाहे ऑफलाइन रिटेलर्स हो, ठीक है, जैसे जैसे लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स बढ़ रहा है, वैसे वैसे लोगों का डिमांड बढ़ रहा है, और जैसा डिमांड बढ़ रहा है वैसा प्रोडक्ट बन रहा है। तो कहीं ना कहीं रिटेलर्स जो होते हैं ना, रिटेलर्स को पता है कि पर्टिकुलर एरिया में किस चीज का डिमांड ज्यादा है, तो वो चीज वो होलसेलर को बोलते हैं कि इस चीज का डिमांड बहुत ज्यादा, फिर होलसेलर मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम जो भी कपड़े पहन रहे हैं, जो भी गुड्स खा रहे हैं, जो भी सामान हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, हमारी जो भी ओवरऑल लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स है, उनमें रिटेलर्स का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम डिमांड कर रहे हैं पेन का, पेन है ही नहीं। हम डिमांड कर रहे हैं मान लो किसी सोप का, वो सोप है ही नहीं। हम कपड़े का डिमांड, वो कपड़े नहीं है, कैसे होगा। तो रिटेलर्स को पता है डिमांड है, उसके हिसाब से वो लोग सामान रखते हैं, और वही सामान वो लोग बेचते हैं, जिससे हमारी लिविंग स्टैंडर्ड क्या होती है, बढ़ती है। देखो ना, रिटेलर प्रोवाइड द कस्टमर विद द बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट, मोर चॉइस एंड कन्वीनियंट शॉपिंग फैसिलिटी। मैंने क्या बोला, आपके पास आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आपको जो बेटर लगेगा, आप किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाओ ना, कभी रिलायंस स्मार्ट बाजार में गए होंगे, आपको अगर आप कॉस्मेटिक सेक्शन में जाओगे तो भर भर के आपके पास कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट हैं। अगर आप कंज्यूमर सेक्शन में जाओगे, जहाँ पे बेसिकली घर घर से रिलेटेड जो सामान मिलती है, तो भर भर के वैरायटी है, आपको जो बेटर है, हर रेंज का है, सस्ता सस्ता, महंगा से महंगा, ठीक है। तो अब आप बोलोगे सर कौन खरीदेगा, उनको पता है कि सस्ता सस्ता खरीदने वाला भी है और महंगा खरीदने वाला भी है, तो एज पर द डिमांड वो सारी सामान रखते हैं, और वैसे सामान वो बिक जाता है, ठीक है। और हमारे देश में जो डिजिटल इकोनॉमी है, उसको भी कहीं ना कहीं रिटेलर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं डिजिटल इकोनॉमी को ग्रो करने में, ठीक है। जो हमारी डिजिटल इकोनॉमी वो कैसे ग्रो कर रही है, जैसे आज फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, मिंत्रा हो गया, जेप्टो हो गया, ब्लिंकिट हो गया, इंस्टामार्ट हो गया, ये सब क्या हमारी है, ये सब हमारे ऑनलाइन रिटेल है, इसको ई रिटेलिंग बोलते हैं। तो ई रिटेलिंग भी हमारी इकोनॉमी को ग्रो कर रहा है, ठीक है। What are the key drivers of Indian retail industry? What are the key drivers? What are the key drivers of Indian retail industry? पहला की ड्राइव, मतलब क्या क्या चीज इंडियन रिटेल इंडस्ट्री को ड्राइव कर रहा है, मतलब आगे बढ़ा रहा है, क्या क्या चीज। पहला, राइजिंग इनकम ऑफ पीपल, राइजिंग इनकम ऑफ पीपल, पहला। जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी, वैसे वैसे लोग रिटेल ज्यादा करेंगे, ठीक है। तो इसका सेम आंसर आप लिखिएगा, ये वाला ग्रोथ वाला, ग्रोथ वाला आंसर ये लिखिएगा आंसर, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1, ठीक है। इसका आंसर होगा सेम एज क्वेश्चन 1। इसका आंसर आप लिखिएगा की फैक्टर वाला का जो आंसर होगा वो होगा यहाँ पे सेम एज क्वेश्चन 1, सेम एज क्वेश्चन 1। जो क्वेश्चन 1 का आंसर है ना, वही यहाँ पे आंसर डाल दीजिएगा, ठीक है। क्या क्या फैक्टर्स रिटेलिंग प्राइस को अफेक्ट कर सकता है। पहला, कॉस्ट, अगर कॉस्ट ज्यादा होगा तो प्राइस भी ज्यादा होगा, कॉस्ट कम होगा तो प्राइस भी कम होगा। दूसरा, कस्टमर डिमांड, डिमांड ज्यादा होगा तो प्राइसेस ज्यादा होगा, डिमांड कम होगा प्राइस कम होगा। लेवल ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन अगर बहुत हाई है तो लोग एक दूसरे को compete करने के लिए प्राइसेस कम रखेंगे, और कंपटीशन अगर लो रहेगा तो लोग प्राइसेस ज्यादा रखेंगे, ठीक है। क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, अगर क्वालिटी हाई है तो प्राइस भी जनरली हाई रहता है, क्वालिटी अगर लो है तो प्राइस भी लो रहेगा। गवर्नमेंट टैक्स एंड पॉलिसी, अगर गवर्नमेंट जीएसटी का रेट बढ़ा देगा तो प्राइस बढ़ेगा, जीएसटी का रेट कम हो जाएगा तो प्राइसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। दीज आर द फैक्टर्स हु अफेक्ट द प्राइसेस ऑफ रिटेलिंग। पहला था कॉस्ट, कॉस्ट ज्यादा प्राइस भी ज्यादा।
डिमांड ज्यादा प्राइस भी कम, कंपटीशन ज्यादा प्राइस लो, ठीक है, क्वालिटी ज्यादा प्राइस हाई, टैक्सेस ज्यादा प्राइस हाई, ठीक है, क्लियर है? हाँ सर क्लियर। इवैल्यूएशन ऑफ रिटेलिंग, रिटेलिंग में क्या इवैल्यूएशन है? देखो पहला क्या था ट्रेडिशनल रिटेलिंग, ट्रेडिशनल रिटेलिंग मतलब क्या होगा, जैसे सब्जी मंडी हो गया, हाट हो गया, देखो ना हमारे यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्या बोला, देखो ना मंगला हाट, बहुत सारा हाट लगता है जहाँ पे था, वो हो गया रिटेलिंग शॉपिंग, ठीक है, वो ट्रेडिशनल हो गया। मोदी खाना दुकान हो गया, ठीक है, सब्जी मंडी हो गया ट्रेडिशनल। दूसरा हो गया ग्रोथ ऑफ डिपार्टमेंटल, अब हाट मंडी से अब लोग डिपार्टमेंटल स्टोर पे आ गए, जैसे बिग बाजार हो गया, स्मार्ट बाजार हो गया, डी मार्ट हो गया, जहां पे वन रूफ के अंडर बहुत सारे प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, मतलब एक ही बिल्डिंग में आप बहुत सारे प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो। डेवलपमेंट ऑफ शॉपिंग मॉल, अब क्या हो गया, जैसे आप डिपार्टमेंटल स्टोर में जाओगे ना, तो बहुत लिमिटेड सामान, जैसे खाने पीने का सारा सामान, जैसे आप देखिएगा वहां पे घर का जो राशन मतलब किचन का सारा सामान मिलेगा, और किसी किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में कपड़े भी मिल जाएंगे, बट वहां पे फूड कोर्ट नहीं मिलेगा। तो अब डिपार्टमेंटल स्टोर से एक लेवल और बढ़ गया, विच इज डेवलपमेंट ऑफ शॉपिंग मॉल। अब शॉपिंग मॉल में क्या आ गया, डिपार्टमेंटल स्टोर आ गया। कोई भी शॉपिंग मॉल जाओ, कोई भी शॉपिंग मॉल तुम जाओ, देखना वहां पे स्मार्ट बाजार भी होगा, रेस्टोरेंट भी होगा, फूड कोर्ट भी होगा, गेम गेम भी होगा, शॉपिंग के रिलेटेड भी होगा, मूवी वूवी देखने के लिए भी होगा। तो अब वो भी एक तरीका हो गया शॉपिंग मॉल, कि भैया एक ही बिल्डिंग में ढुको सब कुछ मिल जाएगा तुमको, मतलब मूवी से लेकर के खेलने कूदने खाने पीने से लेकर के, ठीक है, वहां पे रेस्टोरेंट भी हो जाएगा। अच्छा उसके अंदर तुमको डिपार्टमेंटल, सिंपली शॉपिंग मॉल सब गए हैं, देखिएगा सब कुछ वहां मिल जाता है, बोलता है ना सुई से लेकर धागा तक सब कुछ वहां मिल जाता है, ठीक है। फिर हो गया एंट्री ऑफ ऑर्गेनाइज रिटेल चेन। ये ऑर्गेनाइज रिटेल चेन क्या होता है, कि एक कंपनी, अब एक कंपनी सेम सेम मतलब हर सामान बेच रही है अलग अलग ब्रांड से, जैसे एग्जांपल रिलायंस, रिलायंस का डिजिटल स्टोर है, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक लेना है तो डिजिटल स्टोर में जाओ। रिलायंस का स्मार्ट बाजार है, ठीक है, अगर आपको किचन का सामान लेना है स्मार्ट बाजार में जाओ, ठीक है ना। तो कपड़ा अगर आप लेना है रिलायंस का ट्रेंड्स में जाओ। आप टाटा देखो ना, टाटा का भी देख लो, टाटा का क्रोमा हो गया, टाटा का अगर ऑनलाइन लेना है बिग बास्केट हो गया, ठीक है, जूडियो हो गया, ठीक है। तो आप देखो ना ये हो गया ऑर्गेनाइज्ड, कि जहां पे प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड होकर के आप बिजनेस कर रहे हो। तो बिगेस्ट एग्जांपल है रिलायंस, रिलायंस देखो आपको ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है, स्मार्ट स्मार्ट बाजार बोल करके उसका ऐप है, वहां से भी आप ऑनलाइन खरीद कर सकते हैं। फिजिकली आप जाओ स्मार्ट बाजार है, कपड़े लेना तो ट्रेंड्स में चले जाओ, या रिलायंस का और भी होगा मुझे नहीं पता, कॉस्मेटिक वगैरह का भी ये भी सुने नया नया लॉन्च किया ये लोग, ठीक है। फिर अगर हमको रिटेलर उनको अगर इलेक्ट्रॉनिक बेचना है तो रिलायंस डिजिटल में चले जाओ। ये हो गया ऑर्गेनाइज्ड, कि हम हर सामान बेचेंगे एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज चेन में, ठीक है, मतलब कॉस्मेटिक से लेकर के, मतलब समझो ना एक इंसान को जितना भी जरूरत का सामान है, इलेक्ट्रॉनिक से लेकर के, कॉस्मेटिक से लेकर के, खाने पीने से लेकर के कपड़े तक, सब कुछ वो बेचेंगे एक ही ब्रांड के अंडर, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज रिटेल चेन, ठीक है। फिर हो गया एक्सपेंशन ऑफ ई कॉमर्स, बस इतना याद रखना, एक्सपेंशन ऑफ ई कॉमर्स, कि जैसे जैसे हम इंडिया ग्रो कर रहा है, तो ओपन इकोनॉमी डिजिटलाइजेशन की वजह से, डिजिटल इकोनॉमी होने की वजह से ई कॉमर्स बहुत ग्रो किया हमारे यहाँ पे, ठीक है। घर बैठे बैठे अब हम सारा सामान करते सारा सामान मंगवा सकते हैं, सारा सामान यूज कर सकते हैं। तो बैठे बैठे ई कॉमर्स, आप सोचो ना आज आप भी देखिए मैक्सिमम सामान आप ऑनलाइन ही मंगाते होंगे, बहुत कम शॉपिंग करते थे। पहले शॉपिंग करने के लिए अपने को टाइम निकालना पड़ता था, अभी क्या सोते सोते आप शॉपिंग कर रहे हो, ठीक है। और डिजिटल पेमेंट इसमें वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ई कॉमर्स और डिजिटल पेमेंट कहीं के साथ साथ ग्रो करेगा, क्योंकि ई कॉमर्स वाले को आप तुरंत पेमेंट कर दोगे सामान घर पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों साथ साथ ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो चैप्टर 3 आ गया आपका रिटेल फॉर्मेट्स, चैप्टर 3 आपका हो गया रिटेल फॉर्मेट्स, ठीक है ना। अब बोल रहा है रिटेलिंग के क्या क्या फॉर्मेट है, फॉर्म मतलब रिटेलिंग किस किस टाइप से हो सकती है, रिटेलिंग किस किस टाइप से हो सकती है, या कितने कितने टाइप के रिटेल है। पहला है डिपार्टमेंटल स्टोर, जैसे स्मार्ट बाजार बिग बाजार ये हो गया। सुपर मार्केट हो गया जिसे डी, अच्छा ये डिपार्टमेंटल स्टोर आपका क्या हो गया, जैसे फुटवेयर हो गया, एसेसरीज हो गए, कॉस्मेटिक्स हो गए, कपड़े, ठीक है। ये हो गया आपका डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर मतलब क्या, जैसे ये कपड़े का स्टोर है, या कॉस्मेटिक स्टोर है, या फुटवेयर का सिंगल चीज का स्टोर है। तो डिपार्टमेंटल स्टोर उसको बोलते हैं जहाँ पे सिंगल चीजें मिलती है। एक होगा सुपर मार्केट, सुपर मार्केट मतलब वहां पे सब कुछ मिलेगा, जैसे डी मार्ट हो गया, स्मार्ट बाजार हो गया। तो डिपार्टमेंटल स्टोर को समझिएगा, डिपार्टमेंटल स्टोर का मतलब हो गया कोई एक चीज का स्टोर, जैसे आप कपड़े का स्टोर हुआ, सूज का स्टोर हो गया,
ठीक है। या बेसिकली बोल सकते हैं कॉस्मेटिक सामान का स्टोर हो गया, देखिएगा लैक्मे वगैरह जो जो बड़े 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 ब्रांड उनका अपना अपना क्या एक एक स्टोर होता है, इसको बोलते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर। एक होता है सुपर मार्केट, जैसे आपका स्मार्ट बाजार हो गया, डी मार्ट हो गया, ये हो गया सुपर मार्केट, ठीक है। एक होगा हाइपर मार्केट, हाइपर मतलब डिपार्टमेंटल और सुपर मार्केट को ऐड कर दोगे, उसको बोलते हैं हाइपर मार्केट। जहां पे डिपार्टमेंटल और सुपर मार्केट मिल जाती हैं उनको बोलते हैं हाइपर मार्केट। देखो ना, इट इज अ कंबाइंड सुपर मार्केट और डिपार्टमेंटल, ठीक है। एक होता है कन्वीनियंस स्टोर, जैसे आपका लोकल मोदी खाना दुकान, लोकल किराना स्टोर्स, ठीक है। एक हो गया ऑनलाइन आपका हो गया, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, जेप्टो, ब्लिंकिट, ये हो गया ऑनलाइन रिटेलिंग, ठीक है। अब राइट सॉर्ट, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वाला क्वेश्चन और क्वेश्चन टू तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्वेश्चन टू का पहला पॉइंट है फ्रेंचाइजिंग। देखो फ्रेंचाइजीज क्या होता है आपको पता है, जैसे फेमस एग्जांपल अब डोमिनोज पकड़ो। अब डोमिनोज का क्या फ्रेंचाइजी सिस्टम है, जैसे मैं मुझे लेट्स से पिज्जा का बिजनेस करना है, पिज्जा सेल करना है। अगर मैं खुद के नाम पे पिज्जा सेल करूंगा तो नहीं बिकेगा, या बिकेगा बहुत लिमिटेड बिकेगा, और मुझे बहुत मेहनत करना पड़ेगा एक इंटरनेशनल ब्रांड या लोकल ब्रांड। पहले एक लोकल ब्रांड बनेगा, फिर नेशनल ब्रांड बनेगा, फिर इंटरनेशनल ब्रांड बनेगा। इसमें हो सकता है जनरेशन टू जनरेशन लग जाए। ये भी हो सकता है ना भी, मतलब ये भी हो सकता है मैं बहुत मेहनत करूँ वो फेमस ना हो, ठीक है। तो रिस्क बहुत ज्यादा है, ठीक है। बड़े बड़े ब्रांड कन्वर्ट करने के लिए आपको अच्छी टीम, अच्छी मार्केटिंग, अच्छा इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का सपोर्ट, फिर आपके जो सेफ्स हैं, जो आपके जो ओवरऑल जो लोग काम कर रहे हैं, वो सब कुछ मैटर करता है, तब जाकर के एक बड़ा ब्रांड आप बनाते हो। तो अगर मैं आज खुद के नाम पे कोई पिज्जा ब्रांड खोलूंगा तो मुझे बहुत ज्यादा कंपटीशन करना पड़ेगा। पता होता ना, मैं एक छोटी मछली हूँ, मेरा कंपटीशन हो जाएगा बड़े बड़े वेल, सार्क, ऐसे कंपटीशन हो जाएगा। उनके सामने हो सकता है मैं सर्वाइव ना कर पाऊँ। दैट इज वाई लोग बोलते हैं यार ऑलरेडी ब्रांड तो फेमस है, क्यों ना उसी के नाम पे अपना बिजनेस चालू कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, एपीसी पिज्जा के नाम नहीं लिया, ठीक है। मैंने एक डोमिनोज का एक क्या लिया, फ्रेंचाइजीज ले लिया, ठीक है। मैं अगर खुद के नाम पे पिज्जा बनाता तो नहीं बिकता, लेकिन जैसे ही डोमिनोज का स्टिकर लग गया मेरे दुकान के सामने, डोमिनोज लिखा हुआ रहेगा, तो डोमिनोज का एक वेल एस्टेब्लिश मार्केट है, कस्टमर बने हुए हैं, पहले से कस्टमर बने हुए हैं, फेमस ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड है। जैसे ही लोगों को डोमिनोज का लोगो दिखेगा लोग चले आ जाएंगे, मुझे मार्केटिंग ही नहीं करना पड़ेगा, मुझे मार्केटिंग ही नहीं करना पड़ेगा, लोग ऐसे ही आ जाएंगे मेरे पे सामने, मेरे स्टोर में खाने के लिए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इसका मार्केट में बहुत ज्यादा गुडविल है। इस सिस्टम को बोलते हैं फ्रेंचाइजी। अब इसके लिए क्या होता है, फ्रेंचाइजीज पहले इनिशियली मेरे से एक मोटा अमाउंट लेगी। जैसे मुझे जहां तक पता है कि अगर मुझे डोमिनोज का फ्रेंचाइजीज लेना है तो मुझे इनिशियली 30 लाख रुपीज देना पड़ता है। मे बी, क्योंकि एक साल पहले का बता रहा हूँ, मे बी अभी बढ़ा हो, लेकिन 30 लाख रुपया तक देना पड़ता है इनिशियली। इनिशियली आपको 30 लाख रुपीज देना पड़ेगा, तब जाकर के वो अपना फ्रेंचाइजीज आपको सेल करेंगे। जैसे देखना बीच में एमबीए चाय वाला था, जो जगह जगह पे एमबीए चाय वाला का फ्रेंचाइजी लोग खरीद करके चाय वाय बेच रहे थे, कैफे कैफे वगैरह बेच रहे थे। तो मान लो मैंने डोमिनोज का फ्रेंचाइजीज लिया, 30 लाख रुपया मैंने दे दिया, ठीक है। अब उससे बेनिफिट क्या होगा कि अब मैं डोमिनोज का एक लोगो ये सब यूज कर पाऊंगा, ठीक है। अब डोमिनोज क्या करेगा, मेरे जितने भी इंप्लॉइज है उनको ट्रेन करेगा, ठीक है। फिर मेरा कैसा आउटलेट बनेगा, ठीक है। कैस देखिएगा आप, डोमिनोज का नॉर्मली जितने लोग काम करते हैं ना, देखना सारे आउटलेट आउटलेट में जाकर देख लीजिएगा, 19-20 का फर्क हो सकता है, लेकिन उनका आउटलेट ऑलमोस्ट सेम होगा। जो एम्प्लॉय उनका ड्रेस भी सेम होगा, पिज्जा भी सेम होगा, वैरायटी भी सेम होगा, चेयर चेयर वगैरह जो ऑर्गेनाइज होंगी वैसे ही होगा। मतलब देखिएगा उनका आउटलेट का जो स्ट्रक्चर्स होगा ना, वो दूसरे आउटलेट से तो मिलता जुलता होगा, 19-20 का फर्क हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द लोकेशन, ऐसे कुछ डिपेंडिंग अपॉन द आपका स्टोर कहाँ पे है, फिर ऑलमोस्ट मैच होगा। तो डोमिनोज क्या करेगा ना, 30 लाख रुपया तो लिया, लेकिन उसके बदले मेरे एम्प्लॉय को ट्रेन करेगा, मुझे बताएगा कि कैसे कैसे आपको आउटलेट बनाना है, सबको सिखाएगा। क्योंकि एट द एंड डोमिनोज के इज्जत वाला बात है भाई, क्योंकि एट द एंड डोमिनोज का लोगो तो लग गया, लेकिन अगर अप टू द मार्क डोमिनोज लाइक पिज्जा अगर मैं बेच नहीं पाया तो डोमिनोज का तो बदनामी होगा, मेरा तो बदनामी थोड़ी होगा। लोग डोमिनोज को गाली देंगे कि ये वाला आउटलेट का खराब है। तो डोमिनोज को पता है भाई इज्जत वाली बात है, तो वो हम मेरे एम्प्लॉय को अच्छे से क्या करेगा, ट्रेन करेगा। अब मैं क्या करूंगा, ऑलरेडी डोमिनोज का बना बनाया बिजनेस, बना बनाया गुडविल को मैं यूज करूंगा, ठीक है। अब जो भी मैं सेल करूंगा उस सेल का छोटा सा रॉयल्टी डोमिनोज भी रखेगा, मैं भी रखूंगा। ये हो गया फ्रेंचाइजीज बिजनेस। तो फ्रेंचाइजीज बिजनेस का बेनिफिट क्या होता है कि आपको बना बनाया होता ना, थाली परोस के मिल जा रहा है, बना बनाया बिजनेस आपको मिल जा रहा है, बस आपको बेचना है, सेल करना है। दैट इज द फ्रेंचाइजीज बिजनेस, ठीक है। देखो, यूज अ वेल स्टेब्लिश ब्रांड, कि हम पहले से ही कोई वेल स्टेब्लिश ब्रांड मैं यूज कर रहा हूं, तो मुझे मार्केटिंग गुडविल ये सब का टेंशन नहीं है, पहले से ही लोग इस ब्रांड को पसंद करते हैं।
ठीक है ना। तो उसके नाम पे ही आपका सामान बिक जाएगा, बहुत ज्यादा आपको हाथ पांव मारने का जरूरत नहीं है। बिजनेस में रिस्क बहुत कम है। डोमिनोज वाला क्या करेगा, ट्रेनिंग मेरे स्टाफ को, मेरे एम्प्लॉय को क्या करेगा, प्रॉपरली ट्रेनिंग करेगा, सपोर्ट करेगा, मेरे बिजनेस को ग्रो करने में मदद करेगा, बिकॉज ऑलरेडी उनका बिजनेस का बहुत ज्यादा गुडविल है, मार्केट वैल्यू है, तो उनके वजह से मेरा बिजनेस भी क्या हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा। यूनिफॉर्म प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जो डोमिनोज का अदर अदर जगह पे आउटलेट है, वही सेम प्रोडक्ट वही सेम सर्विस मेरे आउटलेट में भी होगा, क्योंकि डोमिनोज सबको एक जैसा ट्रेन करता है, सबको एक जैसा ही फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं कि मान लो ग्रीश पार्क वाले डोमिनोज का अलग फैसिलिटी होगा, न्यू टाउन वाले का अलग होगा, कालीघाट वाले का अलग होगा, ऐसा नहीं होगा, सबका एक जैसा ही प्रोडक्ट होगा, एक जैसा ही सर्विस होगा। ठीक है। एक होता है डिस्काउंटिंग स्टोर। डिस्काउंटिंग स्टोर्स का मतलब होता है ना कि ऐसा स्टोर जहां पे आपको हर प्रोडक्ट पे भर भर के डिस्काउंट्स मिल रहा है, भर भर के डिस्काउंट्स मिल रहा है। सर एग्जांपल आप दे सकते हो, जैसे आपका बोल सकते हैं सुपर मार्केट्स हो गया। आप सुपर मार्केट जाओ, कोई भी रिलायंस स्टोर जाओ, डी मार्ट, डी मार्ट बहुत फेमस है। डी मार्ट इसीलिए फेमस है कि वहां पे आपको बहुत सस्ता में सामान मिलता है, वो हो गया डिस्काउंटिंग स्टोर। ठीक है। Discounting store, the retail store that sell product to the customer at the lowest price than the normal market rate। मार्केट रेट में अगर 10 रुपया है तो वहां पे आपको 6 रुपया 7 रुपया देना पड़ेगा, तो मार्केट रेट से सस्ता में सामान यहाँ पे मिलेगा। एग्जाम्पल दिया मैंने डी मार्ट का। यहाँ पे लो प्राइस होता है, और लो प्राइस रहेगा तो भैया सेल ज्यादा होगी। ठीक है। बहुत वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट वहां पे अवेलेबल होंगे। आप स्मार्ट बाजार जाओ ना, डी मार्ट जाओ, भर भर के प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। लिमिटेड कस्टमर सर्विसेज। लिमिटेड कस्टमर सर्विस का मतलब क्या है, वहां पे सेल्फ है, आप कर दो बस, बिलिंग कराओ, निकल जाओ। बहुत ज्यादा आपको सर्विस देने के लिए कोई नहीं होगा। इवन इंडिया के बाहर जापान वगैरह में जाओ, सब तो वेंडिंग सिस्टम, वहां पे आपको एक भी इंप्लॉय नहीं दिखेगा। आप खरीदो, खुद ही पेमेंट करो, खरीदो वहां पे पेमेंट करो। इवन आप जो केएफसी वगैरह में जाते होंगे, केएफसी वगैरह में अभी बीच में मतलब मैं तो वेजिटेरियन हूँ, बट मेरे आस समझ गया ना, एपीसी में जितना लोग है साहब खाने वाला है नॉन वेज, समझ गया। भैया केएफसी चलते, केएफसी गया वो लोग, देख रहे हो वहां पे मशीन लगा हुआ है, मशीन लगाओ, वही से सब कुछ मशीन ही से पेमेंट वेमेंट हो रहा है, वो क्या लिमिटेड सर्विस हो गया। ठीक है। बस वो मैम थी, बुलाई, ऑर्डर नंबर ये गया लेके चला। तो सिर्फ मशीन था, 2-3 आदमी थे, लिमिटेड 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 लोगों में सारा काम हो गया। इसको बोलते हैं लिमिटेड स्टोर सर्विसेज। ठीक है। अट्रैक्ट ऑफर्स एंड स्कीम्स। ये जितने भी डिस्काउंटिंग स्टोर्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं ना, सेंट्रलाइज परचेज करते हैं, सेंट्रलाइज परचेज करते हैं, इसलिए इनको सस्ता में सामान मिलता है, बिकॉज जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से परचेज कर रहे हैं। तो ये एनी टाइम ये ऑफर और कुछ ना कुछ स्कीम लेकर आते हैं। ठीक है। कुछ ना कुछ आपको डिस्काउंट देंगे, बोलेंगे मेरा कार्ड बना लो, मेरा कार्ड यूज करोगे तो कुछ ना कुछ डिस्काउंट तुमको मिलता ही रहेगा। इसको बोलेंगे अट्रैक्टिंग ऑफर। ठीक है। रिटेल एक्सपीरियंस का मतलब क्या है, रिटेल एक्सपीरियंस का मतलब क्या है कि ओवरऑल जो आपकी फीलिंग्स है, आपका सेटिस्फेक्शन है वाइल शॉपिंग। जब हम शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग के दौरान मेरा जो ओवरऑल अनुभव है, जो मेरा ओवरऑल सेटिस्फेक्शन का लेवल है, एक्सपीरियंस है, उसी को बोलते हैं रिटेल एक्सपीरियंस। जैसे स्टोर इन्वायरमेंट। आप स्टोर इन्वायरमेंट मतलब क्या, जैसे अब मैं अगर मान लो गया किसी मॉल में, किसी मान लो डिपार्टमेंटल स्टोर में गया, या किसी सुपर मार्केट में गया, तो वहाँ का एक ओवर इन्वायरमेंट होता है ना, एसी लगा रहेगा, प्रॉपर लाइटिंग लगा रहेगा, देखना, प्रॉपर लाइटिंग, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन किया रहेगा, डेकोरेशन किया रहेगा, हल्का हल्का म्यूजिक चला रहेगा, तो एक अलग ही एक्सपीरियंस है शॉपिंग करने का। कस्टमर सर्विसेज। वहाँ के जितने भी स्टाफ रहेंगे काफी पोलाइट होते हैं, आपको हेल्प करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक एक्सपीरियंस आपको लगता है कि आप बहुत अच्छी जगह पे शॉपिंग करने आ पाए हो। बहुत सारी एबिलिटी, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट आपको वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है। कन्वीनियंस शॉपिंग प्रोसेस, सिंपली आप बिल प्रोडक्ट रखो, वो बिल करेंगे, पेमेंट करो, आपको अच्छा सा बैग देंगे, और लास्ट में आप जाओगे बोलेंगे सर थैंक यू, विजिट विजिट अगेन, वो भी बोल देंगे आपको प्यार से। ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस, घर बैठे बैठे आप आराम से, आज ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस आपने सब किए होंगे। आप कितना भी बिजी हो, वैसे भी मेरे को पढ़ाते पढ़ाते भी कोई सामान मंगाना है, मैं 1 सेकंड का 2 सेकंड का ब्रेक लूंगा, मैं फटाफट सामान ऑर्डर कर दूंगा, घर पे सामान आ जाएगा। तो बहुत कन्वीनियंट होता है कि आप ऑफिस में बैठे बैठे आप घर में, अब सोचो ना, मैं मेरे से पूछो ना, मैं सेंटर पे दिन भर आता हूँ, मेरे घर में कुछ ना कुछ सामान का जरूरत पड़ते रहता है पर डे, तो मैं सेंटर से घर थोड़ी आता हूँ, मैं घर से ब्लिंकिट कर देता हूँ, इंस्टा कर देता हूँ, या कोई मान लो गेस्ट आ गए तो मैं जोमेटो से कुछ मंगवा दिया। तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कहीं पर भी रहो, आप इजिली एक प्लेस से दूसरे प्लेस के लिए आप इजिली ऑर्डर कर सकते हो। जैसे मैं सेंटर से अपने घर के लिए कुछ ना कुछ हमेशा ऑर्डर करते रहता हूँ एज पर द रिक्वायरमेंट। आप सोचो अगर ये ऑनलाइन शॉपिंग नहीं होता तो मुझे सेंटर बंद करके या सेंटर रोक करके मुझे आना पड़ता, घर में सामान पहुंचाना पड़ता, फिर भागा भागा, कितना दिक्कत हो जाता। तो किससे क्या एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है।
कंज्यूमर कोऑपरेटिव क्या होता है? कंज्यूमर कोऑपरेटिव का मतलब हो गया कि मान लो 10-15 लोग हुए, मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो एक बिल्डिंग है, तो इस बिल्डिंग में मान लो 15 लोग रहते हैं। अब ये जो 15 लोग हैं, मान लो मैं ऐसे करके 15 लोग हैं, 15 लोगों ने क्या किया, मिल करके शॉपिंग किया। जैसे मान लो मेरा बजट है 1000 रुपया, तो ऐसे 15 लोग हो गए, मान लेते हैं सबका बजट है 1000 रुपया, तो 15 लोग मिलकर कितने हो गए, 15 हजार रुपया उनका आ गया। 15 लोग मिलकर के कितना रखेंगे, 15 हजार रखेंगे। अब ये क्या करेंगे, 15 हजार रुपया इकट्ठा करके जाएंगे सामान परचेज करने, और बल्क में परचेज करेंगे। बल्क में परचेज करेंगे, अब बल्क में परचेज करेंगे तो सामान उनको सस्ता मिलेगा। अगर मैं अकेले 1000 रुपया परचेज करूंगा, तो मुझे, मैं तो अकेले 1000 का सामान परचेज कर रहा हूँ तो मुझे डिस्काउंट नहीं मिलेगा, लेकिन मैं 15 हजार का सामान परचेज कर रहा हूँ तो मुझे डिस्काउंट मिल जाएगा। आप भी देखिए ना, आप जब भी बल्क में शॉपिंग करते हैं, ज्यादा सामान परचेज करते हैं, तो आपको डिस्काउंट मिलता है। तो वैसे ही बहुत सारे कस्टमर क्या करते हैं ना, आपस में एक ग्रुप बना लेते हैं, अब पैसे जोड़ लेते हैं, पैसे जोड़ करके बल्क में शॉपिंग करते हैं। ठीक है, अब बल्क में शॉपिंग करके क्या कर, सस्ता में सामान परचेज कर लेते हैं। और जैसे ही सस्ता में सामान परचेज कर लेंगे, उसके बाद घर में आकर सामान को बांट लेंगे। इसको बोलते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव। ओन्ड बाय कंज्यूमर, पहला क्या है, ओन्ड बाय कंज्यूमर। कंज्यूमर कोऑपरेटिव इज ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय इट्स मेंबर हु आर आल्सो द कस्टमर सोसाइटी। जो कंज्यूमर मेंबर्स होते हैं ना, जो कंज्यूमर मेंबर्स होते हैं वही क्या होते हैं, ओनर होते हैं इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का। गुड्स एट द रीजनेबल प्राइस, ये बल्क में परचेस करते हैं इसलिए इनको सस्ता मिल जाता है, डिस्काउंट मिल जाता है। ये मिडिल मैन हटा देते हैं। नॉर्मल मिडिल मैन क्या होता है, पहला मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, तो ये लोग होलसेलर को हटा दिए, डायरेक्टली प्रोड्यूसर से ही या किसी बड़े जगह पे होलसेलर से ही, होलसेलर के पास गए या मैन्युफैक्चरर के पास गए, बल्क में सामान खरीद लिए सस्ता में और आपस में बांट लिए। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट वो अर्न करते हैं अपने आपस में बांट लेते हैं। ठीक है, बांट लेते हैं। अब ये भी हो सकता है आपस में बांट भी लेते हैं, या सस्ता में खरीद के किसी को बेच भी दे देंगे, दोनों केस हो सकता है। या प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं, या तो खरीद के किसी और को बेच दिए, या सस्ता में खरीदे, तो भाई 1000 का मान लो 15 हजार का शॉपिंग किए, तो 15 शॉपिंग करेंगे, मान लो उनको 3000 का डिस्काउंट मिल गया, तो शॉपिंग पेमेंट कितना करेंगे, 12 हजार पेमेंट करेंगे, तो बचा कितना, 3000, 3000 का प्रॉफिट डिवाइड कर लेंगे आपस में। कंज्यूमर वेलफेयर ऑब्जेक्टिव, द मेन पर्पस इज टू सर्व कंज्यूमर नॉट टू मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जितने लोग मेंबर्स हैं उनका भला करना। अब भाई सस्ता में सामान खरीदेंगे, सस्ता में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो सारे मेंबर का वेलफेयर हो रहा है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या हो रहा है, आप कस्टमर को डायरेक्टली सेल कर रहे हो, कस्टमर को आप डायरेक्टली सेल कर रहे हो, या तो उसके घर में जाकर के, या उसके ऑफिस में जाकर के, या ऑनलाइन मतलब ईमेल वगैरह के थ्रू आपने डिस्क, जैसे देखिए आपका ईमेल वगैरह या आपके मैसेज, आपके फोन में मैसेज आता रहता है कि सर ये कूपन यूज करिए आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा, या आपको ईमेल मैसेज आता है सर आपके लिए स्पेशल ऑफर है, ये प्रोडक्ट पे आपको 80% का ऑफ हो गया। ये हो गया डायरेक्ट सेलिंग, जहां पे आपको डायरेक्टली एसएमएस के थ्रू कोई कूपन कोड मिल रहा है, ईमेल के थ्रू कोई कूपन कोड मिल रहा है, या बिजनेस का जो एजेंट है, कंपनी का जो एजेंट है घर में आपको प्रोडक्ट आपको बेच रहा है डायरेक्टली, घर में या आपके ऑफिस में डायरेक्टली आके प्रोडक्ट बेच रहा है, इसी को अपने बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। ठीक है, तो डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में, 5 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा पूरा शॉर्ट नोट। ये कस्टमर को डायरेक्टली सामान बेचते हैं, कोई मिडिल मैन इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, पर्सनल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा आया कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बेच रहा है, तो वो तुरंत सामान निकाल, देखिए सर इसका बहुत अच्छा, आप स्किन लगा के देख लीजिए, या कोई परफ्यूम बेचने आया, ठीक है, तो आपको परफ्यूम से देखिए परफ्यूम मार कर आपको दिखाएगा कि सर देखिए इसका स्मेल बहुत अच्छा है, या कोई मतलब वाटर फिल्टर बेचने आया तो वो पानी को फिल्टर करके आपको दिखाएगा। ये होगा डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, वो कस्टमर को तुरंत उसका बेनिफिट दिखाते हैं। ठीक है, कन्वीनियंस फॉर द कस्टमर, भाई घर बैठे बैठे, मेरे ऑफिस में बैठे बैठे, या डायरेक्टली मेरे को कूपन कोड मिल गया तो मैं आराम से सामान परचेज कर लूंगा, तो कस्टमर के लिए बेनिफिट है। ठीक है, इससे क्या हुआ, उस कंपनी साथ का आपका एक कंपनी साथ में आपका एक रिलेशन भी अच्छा हो जाता है। जिस कंपनी का प्रोडक्ट आपको बार बार परचेज करते हो, या जिस कंपनी का प्रोडक्ट आपको सस्ता मिल जाता है, तो आप बार बार कंपनी के साथ जुड़ते हो, बार बार उसके प्रोडक्ट को परचेज करते हो, और एक बार आप उसके लॉयल कस्टमर बन जाते हैं तो कुछ ना कुछ डिस्काउंट आपको मिलते ही रहेगा, उसको बोलते हैं रिलेशन बिल्डिंग। ऑटोमेटिक वेंडिंग क्या होता है, एक आप देखिएगा जापान वगैरह में बहुत ज्यादा होता है ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। ये क्या होता है, जस्ट लाइक अगर आप केएफसी वगैरह में गए होंगे, या कहीं पर भी कोई भी मैकडी वगैरह में गए होंगे, देखिएगा आप, मैकडी वगैरह में भी सेम, हाँ मैकडी में भी है, केएफसी वगैरह में भी है, देखिएगा आप, एक मशीन होती है, ठीक है, उसमें टच टच टाइप, जैसे एटीएम होता है ना, वैसे एटीएम टाइप की मशीन होती है, मतलब एटीएम का छोटा स्क्रीन होता है, इनका थोड़ा बड़ा स्क्रीन होता है। ठीक है, वहां पे जाइएगा, सिंपली बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे, आपको जो पसंद करना रहेगा,
ठीक है, आप सिंपली देखिए वहां पसंद करिए। पर यहाँ पे ना हाफ बेंडिंग होता है, फुल बेंडिंग नहीं है। फुल बेंडिंग इंडिया में बहुत कम देखने को मिलता है, जापान वगैरह में ज्यादा होता है। ठीक है, मैं आपको जो मेन फुल फुल बेंडिंग मशीन का एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो ऐसे समझो एक वेंडिंग मशीन है। ठीक है, मान लो ये जूस का वेंडिंग मशीन है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे जूस की वैरायटी लगे रहेंगे, बहुत सारे जूस की वैरायटी लगे रहेंगे। ठीक है, तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेट से आपने सेलेक्ट किया, फिर बोलेगा पेमेंट करो। पेमेंट कर दिया आपने, कार्ड या जैसे भी करके पेमेंट कर दिया। यहाँ पे फिर एक स्पेस रहेगा, जूस का जो केन होगा यहाँ पे गिर जाएगा और यहाँ से आपने केन को निकाल लिया। फायदा क्या हुआ, कोई भी इंसान नहीं है, मशीन में आप सेलेक्ट कर रहे हो, मशीन को पेमेंट कर रहे हो, मशीन मशीन क्या करिए, सामान को आपको निकाल के दे दे रही है। इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। जापान वगैरह में देखिए इसी को बोलते हैं रोबोट मशीन, कि रोबोट के थ्रू, मतलब मशीन जस्ट लाइक रोबोट, मशीन में ही सब सारे प्रोडक्ट लिस्टेड है। आपको जो प्रोडक्ट परचेज करना है उसमें क्लिक करिए, पेमेंट करिए। मान लो जूस का केन है, आपने उस केन पे क्लिक किया, पेमेंट किया, वो केन गिर जाए मतलब धीरे से आ जाएगा, आप उसको निकाल के पी सकते हैं। ये हो गया आपका ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। ठीक है, देखिएगा इसमें सेल्फ सर्विस सिस्टम, कस्टमर डायरेक्टली परचेज कर लेगा मशीन से, बिना किसी किसी इंप्लॉय के, जो बिना किसी इंसान के। 24/7 अवेलेबल होता है। क्विक एंड इजी परचेज, किसी को बिल विल नहीं करवाना, डायरेक्टली सारा काम मशीन से हो जाएगा। लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, भैया आपने एक मशीन रख दिया उसमें। ठीक है, आप देख रहे हैं बहुत जापान वगैरह में देखना फुटपाथ पे मशीन रखा रहता है, फुटपाथ पे रखा रहता है। फुट कितना ही रेंट होगा, छोटा मोटा रेंट दिया दोगे, तो इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट काफी कम होती है। सुटेबल फॉर द लिमिटेड प्रोडक्ट, ऑब्वियसली वेंडिंग मशीन में एक लिमिटेड प्रोडक्ट ही आ पाएगा। अब एक स्मार्ट बाजार में तो बहुत ज्यादा आएगा, पर वेंडिंग मशीन में लिमिटेड प्रोडक्ट ही आएगा, ज्यादा प्रोडक्ट नहीं होता, लिमिटेड प्रोडक्ट ही होते हैं यहाँ पे। नॉन स्टोर रिटेलिंग का मतलब हो गया कि फिजिकली आपका कोई स्टोर नहीं है। ठीक है, वो गया नॉन रिटेल स्टोर। जैसे ब्लिंकिट, ब्लिंकिट का कोई स्टोर दिखता है आपको? नहीं, वो ऑनलाइन ही परचेज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये हो गया नॉन रिटेल स्टोर। ठीक है, ब्लिंकिट का अपना एक स्टोरेज है, अपना एक गोडाउन होगा, पर उसका स्टोर नहीं होगा। इनका कोई भी फिजिकल स्टोर नहीं होता। कन्वीनियंस फॉर द कस्टमर, क्योंकि आप कस्टमर कैन शॉप फ्रॉम ऑफिस होम विदाउट विजिटिंग द मार्केट और मॉल, क्योंकि ये नॉर्मली ये ऑनलाइन होते हैं, तो कहीं से भी ऑर्डर कर दो। वाइड मार्केट रिसर्च, भैया ऑनलाइन, अब ब्लिंकिट देखो ना, ब्लिंकिट पूरे 10 किलोमीटर एरिया को कवर करता है। लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, इनका क्या है, 10 किलोमीटर एरिया में ये अपना इनका एक छोटा सा गोडाउन होगा, उसमें वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट रखते हैं, वही प्रोडक्ट रखते हैं जो 10 किलोमीटर एरिया में डिमांड है। वो प्रोडक्ट रखते हैं एज पर द एरिया डिमांड, जैसा एरिया में डिमांड रहेगा वैसा ही प्रोडक्ट वो रखेंगे। अब ऑर्डर दिए, ऑर्डर देंगे, आपको 15-20 मिनट के अंदर घर पे सामान आ जाएगा। और ये ओब्वियसली इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का मदद कर रहे हैं। तो नॉन रिटेलिंग को ही बोल सकता है लोग ई रिटेलिंग। इसी को अलग तरीके से पूछ सकता है, एक्सप्लेन द ई रिटेलिंग। तो ई रिटेलिंग का आंसर और नॉन स्टोर रिटेलिंग का आंसर सेम होगा। ठीक है, मल्टी चैनल रिटेलिंग का मतलब क्या हो गया, बेसिकली सुपरमार्केट, जैसे आपका डी मार्ट हो गया, रिलायंस स्टोर हो गया, जहां पे आपको हो गया मल्टी चैनल रिटेलिंग, कि जहां पे आपको खाने पीने का मतलब ग्रोसरी से लेकर के कपड़े, किट सेक्शन, कपड़े उपड़े सब मिलेंगे वहां पे। ठीक है, वहां पे देखिएगा हर एक सामान मिल जाएगा। समझ लें डी मार्ट हो गया, रिलायंस स्टोर हो गया। ठीक है, मल्टीपल शॉपिंग, यहाँ पर होगा मल्टीपल सेलिंग चैनल। जैसे अब एग्जांपल दे रहा हूँ, मल्टी चैनल का बिगेस्ट एग्जांपल रिलायंस। देखिएगा रिलायंस का मल्टीपल चैनल है। जैसे पहला उनका स्मार्ट बाजार है, उनका रिलायंस डिजिटल है, उनका ट्रेंड है, उनका खुद का एप्स है। ठीक है, उनका अजियो बोल के एप्लीकेशन होता है, कपड़े के लिए अजियो है। ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए उनका स्मार्ट बोल करके, स्मार्ट बाजार बोल के कुछ होगा। फिजिकल स्टोर भी है, ऑनलाइन स्टोर भी है, तो हो गया यूज मल्टीपल। देखो ना, वो रिलायंस रिटेल सेल द प्रोडक्ट टू द स्टोर एज वेल एंड ऑनलाइन, मतलब ये ऑफलाइन भी बेचते हैं और ऑनलाइन भी बेचते हैं। तो बिगेस्ट एग्जांपल मैंने रिलायंस बोला कि ऑनलाइन ही बेच रहा है और ऑफलाइन ही बेच रहा है। बेटर कस्टमर कन्वीनियंस, भैया जिसको ऑनलाइन परचेस करना है ऑनलाइन परचेस कर लो, जो नहीं जा करके दुकान में देख करके परचेस करेगा वो फिजिकली विजिट करके परचेस कर ले। इंक्रीज सेल्स अपॉर्चुनिटी, भैया आप ऑनलाइन कस्टमर और ऑफलाइन कस्टमर दोनों को एग्जिट कर, ऑनलाइन कस्टमर और ऑफलाइन कस्टमर आप दोनों को कवर कर रहे हो, तो आपको ऑब्वियसली सेल्स ज्यादा होगा। ब्रांड ज्यादा ग्रो करेगा, जब आपके नंबर ऑफ कस्टमर ज्यादा होंगे तो ब्रांड भी ग्रो करेगा, ब्रांड भी विजुअल होंगे। देखिए ना, जहां पर भी रिलायंस का स्मार्ट बाजार होता है वहां पे देखिए भीड़ लगी रहती है, बड़ा बड़ा उनका लोगो रहता है, तो कहीं ना कहीं जगह जगह आप अपने स्टोर्स खोलेंगे तो ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, कस्टमर को अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिलेगा। ठीक है, सिंगल चैनल का मतलब हो गया जैसे आप किसी एक पर्टिकुलर चैनल के थ्रू सामान बेच रहे हो।
ठीक है, कोई एक, या तो आप ऑनलाइन बेच रहे हो या तो आप ऑफलाइन बेच रहे हो। यूज वन सिंगल चैनल, ठीक है। जैसे आपका मोदी खाना दुकान, भैया ऑफलाइन ही बेच रहेगा, उसका ऑनलाइन कोई नहीं है, ठीक है। स्मॉल सिंपल बिजनेस ऑपरेशन, वह सिंपल कि मेरा एक सिंपल स्टोर है, जिसको खरीदना है मेरे स्टोर में आकर खरीद के जाओ, ठीक है। मैनेजिंग वन रिटेल चैनल इज इजियर बिकॉज फीवर सिस्टम एंड प्रोसेस इन्वॉल्व। भैया एक एक सिंपल दुकान मैनेज कर रहे हो, वो सिंपल ही है ना। अरे एक दुकान को मैनेज करना और एक स्टोर स्टोर डिपार्टमेंट को मैनेज करना, या एक सुपर मार्केट को मैनेज करना, अंतर है ना भाई। स्मार्ट बाजार को मैनेज करना, एक छोटा मोटा मोदी खाना दुकान को मैनेज करना क्या आसान है। छोटा मोटा मोदी खाना दुकान, वही चीज यहाँ बोल रहे हैं। लोअर ऑपरेटिंग कॉम्प्लेक्सिटी, भैया एक दुकान है उसको मेंटेन करने में क्या ही है, इजी भी है सिंपल भी है। कस्टमर का रीच भी भैया ऑफलाइन हो तो 1-2 किलोमीटर के कस्टमर को ही कवर कर पाओगे, बट भैया अगर ऑनलाइन ऑफलाइन रहते तो सारे पूरे एरिया कस्टमर को कवर करते। अगर आप ऑफलाइन बिजनेस हो, जैसे देखो ना, मेरा ऑफलाइन सेंटर भी है, मेरा ऑनलाइन भी सेंटर है, तो जिसको ऑफलाइन पढ़ना हो ग्रीस फार्मा के पढ़ लेता है। आते हैं 10 किलोमीटर के रेंज से भी बच्चे ऑफलाइन आते हैं करने के लिए। अब जो उसको जिसको ऑनलाइन पढ़ना है, भैया ऐप से मेरा क्लासेस कर ले, ठीक है। तो ऑफलाइन में रहोगे तो कस्टमर लिमिटेड ही मिलेंगे, ठीक है। लोअर इन्वेस्टमेंट, छोटा मोटा मोदी खान दुकान में कितना इन्वेस्टमेंट लगने वाला है, ठीक है। डिस्कस स्पेशलिटी। स्पेशलिटी स्टोर का मतलब क्या हो गया, स्पेशलिटी स्टोर मतलब क्या, पर्टिकुलर जैसे लेंस कार्ड, तो लेंस कार्ड में जाओगे सिर्फ चश्मा ही मिलेगा। लेंस कार्ड में तुम जाओ ना, आलू खरीदने मिलेगा क्या लेंस कार्ड में, नहीं मिलेगा। लेंस कार्ड में तुम जाओगे चश्मा ही मिलेगा, इसको बोलते हैं स्पेशलिटी स्टोर। ऐसे आप ट्रेंड्स में जाओगे कपड़ा ही मिलेगा, मैक्स में जाओगे कपड़ा ही मिलेगा, ये हो गया स्पेशलिटी स्टोर की एक पर्टिकुलर सामान उस स्टोर में मिलेगा। आप क्रोमा में जाओ तो डिजिटल सामान मिलेगा, रिलायंस डिजिटल में जाओगे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सामान ही मिलेगा, इसको बोलते हैं स्पेशलिटी स्टोर। डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सुपर मार्केट, सुपर मार्केट के बारे में लिखना है। एक्सपेक्ट मतलब सुपर मार्केट के बारे में लिखना है। पहला, वहां पे सेल्फ सर्विस सिस्टम होता है, हम लोग पिक करते हैं, बिलिंग करवा लेते हैं, इसको बोलते हैं सेल्फ सर्विस। कि हमें कोई दिखाने वाला नहीं है, हम खुद वहां पे कोई भी आप जाइए, कोई भी आप सुपर मार्केट में जाइए, हम सामान पिक करते हैं, ठीक है। बिलिंग सिस्टम पे ले जाते हैं, पेमेंट करते हैं, वो पैक करके दे देता है। बहुत सारा प्रोडक्ट होता है सुपर मार्केट में, देखना बहुत सारा प्रोडक्ट होता है, ग्रोसरी का लेकर कपड़ा से लेकर के हर टाइप के प्रोडक्ट वहाँ मिलते हैं। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट मिलता है, हर प्रोडक्ट मिलता है वहाँ पे। प्राइस भी सस्ता होता है, स्टोर का साइज भी बड़ा होता है, और मॉडर्न बिलिंग सिस्टम मतलब प्रॉपर आपको पेमेंट मिलता है, या तो फोन पे, या तो जैसे आप जूडियो वगैरह शॉपिंग किए होंगे, देखिए फोन पे बिल आ जाता है, या प्रॉपर आपको एक प्रिंट करके बिल दे देंगे वहाँ पे, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ शॉपिंग मॉल ऑन स्मॉल शॉप्स एंड हॉकर्स, बोला शॉपिंग मॉल का छोटे मोटे दुकान पे क्या असर पड़ा है। शॉपिंग मॉल का छोटे मोटे दुकान पे क्या असर पड़ा है। पहला, कंपटीशन बढ़ गया भाई, ऑब्वियसली शॉपिंग मॉल हो गया। शॉपिंग मॉल ज्यादा प्रोडक्ट बेच रहा है, उसके पास ज्यादा कस्टमर है, सस्ता में सामान बेच रहा है, तो कंपटीशन बढ़ाएगा, ठीक है। रिडक्शन सेल्स इन स्मॉल, अब उस शॉपिंग मॉल के वजह से क्या होगा, छोटा मोटा मोदी खाना दुकान का सेल गिर जाता है, ठीक है। कस्टमर का जो प्रेफरेंस होता है वो चेंज होता है, कस्टमर बोलता नहीं भैया शॉपिंग मॉल मॉल में जाके सामान खरीदेंगे, छोटा मोटा मोदी खाना दुकान में नहीं परचेस करेगा, बिकॉज उसको लग्जरी फील होता है, ठीक है। अब इसका प्रेशर किसके ऊपर, हॉकर्स के ऊपर में होता है। हॉकर्स बिकॉज हॉकर्स उस प्रकार का इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाते। एक शॉपिंग मॉल जो आपको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, हॉकर्स लोग आपको वो इन्वायरमेंट नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। तो सामान बेचने का जो प्रेशर होता है वो हॉकर्स पे होता है, हॉकर्स की वजह से बहुत टेंशन में रहते हैं भाई, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं वो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कंपेयर टू छोटा मोटा हॉकर्स, ठीक है। व्हाट इज द कैटेगरी मैनेजमेंट इन रिटेल, कैटेगरी मैनेजमेंट रिटेल का मतलब क्या, जैसे आप मान लो स्मार्ट बाजार में गए, तो ये एक सेक्शन में बिस्किट रखा हुआ है, एक सेक्शन में कॉस्मेटिक रखा हुआ है, एक सेक्शन में किड सेक्शन है, यहाँ पे राशन हो गया, ठीक है। देखो यहाँ बिस्किट्स हो गया, मान लो यहाँ पे चॉकलेट हो गया, यहाँ पे मान लो किड सेक्शन है, यहाँ पे ग्रोसरी का सामान है, ये हो गया आपका कैटेगरी इन मैनेजमेंट रिटेलिंग। इसी को बोलते हैं कैटेगरी इन मैनेजमेंट रिटेलिंग, कि प्रॉपर आप गए होंगे छोटा स्मार्ट बाजार वगैरह में आप गए होंगे, देखिएगा अगर नूडल्स है तो नूडल्स ही दिखेगा, बिस्किट है तो बिस्किट ही दिखेगा, अलग अलग ब्रांड के बिस्किट दिखेंगे। अगर आप कॉस्मेटिक में जाओगे, कॉस्मेटिक सामान ही वहां पे दिखेगा। किड सेक्शन में जाओगे तो किड सेक्शन ही रहेगा, उसको बोलते हैं कैटेगरी इन मैनेजमेंट इन रिटेलिंग, ठीक है। डिफाइन पेडलर्स इन रिटेल, पेडलर का मतलब क्या, जो जिनका खुद का कोई दुकान नहीं है, जिनका खुद का कोई स्टोर नहीं है, वो राह चलते सामान को बेच रहे हैं, इसको बोलते हैं पेडलर। मतलब राह चलते, उनका कोई कोई लोकेशन नहीं है, उनका कोई दुकान नहीं है, वो रजिस्टर्ड नहीं है, रास्ते में सामान खड़ा होकर के बेच रहे हैं,
खड़ा होकर के राह चलते लोगों को देखिएगा। आप किसी भी जैसे आप फॉर एग्जांपल कोलकाता में अगर आप रहते होंगे, हाथीबागान, धर्मतल्ला या मंगला स्टोर कहीं पे गए गए होंगे, कहीं पर भी आप गए होंगे, देखिएगा बीच रास्ते में लोग खड़ा होकर के 4-5 सामान लिए रहेंगे, बेचते रहेंगे। उसको बोलते हैं पेडलर इन सेलिंग, पेडलर्स इन रिटेलिंग, ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंज्यूमरिज्म का डिफरेंस देख लो। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? हर एक बिजनेस का धर्म है कि सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करे। इसी को बोलते हैं CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिएगा बहुत जैसे टाटा टाटा कैंसर हॉस्पिटल चला रही है, बच्चों के लिए स्कूल्स बनवा रही है, यूनिवर्सिटीज बनवा रही है, ठीक है। और छोटा मोटा कुछ ना कुछ काम सोसाइटी के लिए करते रहते हैं वो लोग, ठीक है। ये हो गया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस मींस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड सोसाइटी। कंज्यूमरिज्म का मतलब क्या होगा? कंज्यूमर के राइट को प्रोटेक्ट करना। जैसे आपने पढ़ा होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सेमेस्टर 5 में आपने पढ़ा होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर के राइट को प्रोटेक्ट करना, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमरिज्म, ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एम क्या है? सोसाइटी को सर्व करना इथिकली एंड रिस्पॉन्सिबली। अगर आपने अपने प्रोडक्ट में लिखा है 0 मैदा, तो भैया मैदा नहीं होना चाहिए, व्हीट ही होना चाहिए। इसका एम है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का फोकस क्या? फोकस ऑन सोसाइटी, इन्वायरमेंट, एम्प्लॉय एंड कस्टमर। जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या? अगर आपके 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 बिजनेस में जितने लोग काम कर रहे हैं उनको टाइम पे सैलरी देना, सही प्रमोशन करना, ठीक है ना, इन्वायरमेंट को क्लीन रखना, आपके बिजनेस की वजह से इन्वायरमेंट गंदा ना हो, तो ये होगा फोकस एरिया। इनका फोकस क्या होता है? कंज्यूमर कंज्यूमर के इंटरेस्ट और राइट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। ये वॉलंटरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? वॉलंटरी होता है, लेकिन अगर एक लिमिट से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं तो ये कंपलसरी होता है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनी के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपलसरी है, ठीक है। अब जैसे APC हो गया, APC भी क्या करता है, हम लोग भी क्या करते हैं? अगर अगर स्टूडेंट बहुत गरीब है, आप बिलीव करो, हम लोग अगर स्टूडेंट कैपेबल नहीं है, बोला सर डिस्काउंट दे दीजिए, बहुत प्रॉब्लम है, हम लोग डिस्काउंट दे देते हैं, ठीक है। अब इसका बहुत लोग मिसयूज भी करते हैं, ड्रामा करते हैं, ये है वो है। बहुत जेन्युइन भी है और बहुत सारे बच्चे ड्रामा भी करते हैं कि सर बहुत तकलीफ है, वो समझ रहे हो मैं? अब तुम ऐसा थोड़ी है कि 100% बच्चे, जब जब भी कोई बच्चा बोलता है सर हम गरीब है, कोर्सेज का पेमेंट नहीं कर पाएंगे, क्या वो सच में है? नहीं, वो पापा से पैसा ले चुका है, वो पैसे कहीं और उसको यूज करने, पर उसको पता है कष्ट, सर तो दयालु है, सर तो डिस्काउंट मेरे दोस्त को दिए थे तो मेरे को मिल जाएगा। ऐसा भी होता है, हर अच्छी चीज का मिसयूज होता ही होता है, ठीक है। APC में बिलीव करो, हर साल हम लोग बहुत सारे बच्चों को फ्री में क्लास देते हैं, ठीक है। अब नाम रिवील करो, क्यों रिवील करना भाई? वो मेरा उसका बीच का बात है, तुमको क्या लेने देना, मेरा बात समझो। लेकिन बहुत सारे बच्चों को हम लोग फ्री में पढ़ाते हैं, पब्लिकली आकर ढिंडोरा नहीं पीटते। बहुत सारे बच्चों को क्लासेस, लास्ट APC के लिए 2.5 ईयर्स हो गया, करीबन मैंने 100 बच्चों को फ्री में क्लास किया होगा। एक एक सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ, एक एक सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ, फ्री में क्लासेस लिया, पैसा एक भी नहीं लिया, फ्री में बुक्स प्रोवाइड करे। आपको जो यूट्यूब में प्रोवाइड किया जा रहा है ये भी तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है? वॉलंटरी, ठीक है। बट आप बोलोगे सर मैराथन से आपका प्रमोशन हो रहा है, हाँ ठीक है, हर चीज का भाई, आज टाटा कंपनी भी अगर हॉस्पिटल बना रही है तो क्या टाटा कंपनी का प्रमोशन नहीं हो रहा है? हो ही तो रहा है ना। तो हर चीज का एक पॉजिटिव साइड भी होता है, ऐसा बात नहीं कि आप हमेशा नेगेटिव साइड ही देख रहे हो, समझ रहे हो? तो इट इज अ वॉलंटरी बेस्ड अपॉन द बिजनेस एथिक्स। लेकिन ये जो कंज्यूमरिज्म होता है ना, इट इज ए सोशल मूवमेंट एंड लीगल प्रोटेक्शन प्रोसेस। ये क्या है? सोशल मूवमेंट है, सोसाइटी के राइट को प्रोटेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड सोशल मूवमेंट। और ये लीगल भी है, आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए आप देखिए हर जगह कंज्यूमर फोरम होता है। ऑर्गेनाइज रिटेलिंग एंड और अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज रिटेलिंग का मतलब हो गया ये प्रॉपर सुपरमार्केट है, अलग अलग डिपार्टमेंट बने हैं, प्रॉपर एम्प्लॉई है, प्रॉपर इन्वायरमेंट है, एम्प्लॉइज हैं, कोई स्टोर मैनेजर है, समझ गया ना, प्रॉपर बिलिंग सिस्टम है, ठीक है। ऑनलाइन बिजनेस है, ऑफलाइन बिजनेस है, जैसे रिलायंस का मैंने एग्जांपल दिया था, डी मार्ट का एग्जांपल दिया था, ये हो गया ऑर्गेनाइज। अनऑर्गेनाइज मतलब छोटा मोटा मोदी खाना दुकान हो गया, हॉकर्स हो गए, छोटे मोटे बिजनेसेस हो गए, ये अनऑर्गेनाइज हो गया, ठीक है। ये लार्ज होते हैं, ये स्मॉल होते हैं, ये गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होते हैं, ये नॉर्मली रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, ठीक है। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, मतलब डिजिटल पेमेंट, इनका एप्लीकेशन होगा, इनका वेबसाइट्स होगा, इनका ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। इनका ब्रांड वैल्यू होता है, इनका कोई ब्रांड वैल्यू नहीं होता। ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज का फीचर्स आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, एकदम ईजी है। मल्टी चैनल मल्टी मल्टी चैनल और सिंगल चैनल मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया था, डिफरेंस आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये पहला ब्रीफली नोट ऑन प्रोडक्ट फैक्टर ऑफ रिटेलिंग फॉर्मेट। बोल रहा है जैसा प्रोडक्ट वैसा रिटेलिंग, ठीक है। जैसा पहला नेचर ऑफ द प्रोडक्ट का जैसा नेचर है ना वैसा उसका रिटेलिंग होगा। जैसे गोल्ड, गोल्ड का देखिएगा, गोल्ड सिल्वर, जहाँ पे ज्वेलरी की बात होती है, वहां पे देखिएगा इनका एक सिंगल स्टोर होगा, इनका एक सिंगल स्टोर होगा। ये शॉपिंग मॉल में गोल्ड नहीं बेचेंगे, इनका एक सिंगल दुकान होगा,
ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि कोई भी चीज हो, जैसे लग्जरी जो ज्वेलरीज वगैरह होते हैं ना, वो सेपरेटली इनका स्टोर होता है। तो नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, अब जैसे तुम मैगी, मैगी किस में आता है सर? किचन का सामान है, खाने पीने का सामान है, किसी भी स्टोर मार्केट में आ जाएगा। तो अलग अलग कस्टमर, अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग रिटेलिंग होता है। कुछ कुछ प्रोडक्ट को सेपरेटली ही बेचा जाता है बिकॉज वो लग्जरी है। जो लग्जरी प्रोडक्ट होते हैं ना, उनका सेपरेट स्टोर रहेगा। आप कभी देखिएगा रोलेक्स वगैरह का, देखिएगा खुद का अपना स्टोर होगा, बहुत कम ही देखिएगा किसी किसी शॉपिंग मॉल में रोलेक्स होगा। समझ मेरी बात? इवन गोल्ड का एग्जांपल है, गोल्ड वगैरह देखना बहुत कम शॉपिंग मॉल में गोल्ड का दुकान दिखेगा। ये पता है गोल्ड लग्जरी है भाई, वो अलग से उनका तनिष्क वगैरह देखना खुद का अपना एक बना हुआ है बड़ा सा स्टोर। प्रोडक्ट वैरायटी, अगर आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बेचना है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बेचना है, मतलब सब्जी बेचना, कपड़े भी बेचने हैं, ठीक है, ग्रोसरी का सामान बेचना है, तो आप सुपर मार्केट खोलिए। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, अगर आपका अपने प्रोडक्ट का प्राइस बहुत हाई रखना है, जैसे आप देखिएगा जितने भी कार वगैरह होते हैं, जो कार वगैरह होते हैं, कभी शॉपिंग मॉल देखिएगा कार का शोरूम होता है। शॉपिंग मॉल में देखेंगे, कभी आप देखें शॉपिंग मॉल में कार का शोरूम है, टाटा का शोरूम है, महिंद्रा का शोरूम? नहीं देखे होंगे। तो अगर आपके अपने प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा रखना है, तो आपको अलग से सेपरेटली ही आपको अपना स्टोर खोलना पड़ेगा। पेरिसेबल और नॉन पेरिसेबल, अगर आपके पेरिसेबल गुड्स है जो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, तब तो आपको सुपर मार्केट में रखना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पे कस्टमर बहुत ज्यादा है, प्लस एसी वेसी लगा हुआ, फ्रिज फ्रिज सिस्टम लगा हुआ है, तो सामान वहाँ पे इजिली स्टोर भी कर पाएंगे। जैसे मिल्क है, मिल्क में अगर फ्रिज फ्रिज रखोगे, फ्रिज में मिल्क रखोगे, तो 2 से 3 दिन 4 दिन मिल्क चल जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई भी पेरिसेबल नेचर का सामान है, तब तो आपको सुपर मार्केट या डिपार्टमेंटल स्टोर में रखना पड़ेगा। कोई भी नॉन पेरिसेबल्स है, तो आप उसको सेपरेटली भी बेच सकते हो। ठीक है, ब्रांड एंड द क्वालिटी रिक्वायरमेंट। ठीक है, अगर आपको ब्रांडेड और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बेचना है, तो आपको ऑर्गेनाइज रिटेल स्टोर ही खोलना पड़ेगा। ठीक है, what is the location factors, what is the location factors of retail format? Location factor of retail format means the importance of selecting a suitable place for operating retail business. जैसे रिलायंस स्टोर ओपन स्टोर इन क्राउडेड मार्केट एरियाज एंड शॉपिंग मॉल टू अट्रैक्ट द मोर, बोल रहे हैं ना। आपका रिटेल का लोकेशन क्या होना चाहिए भैया? जहां पे भीड़, जिस एरिया में भीड़ ज्यादा है, शॉपिंग मॉल ज्यादा है, उस एरिया में अपना रिटेल रखो। आज देखिए ना, हम लोग कोचिंग सेंटर कहाँ खोले? ग्रीश पार्क एरिया में। ग्रीश पार्क एरिया में नंबर ऑफ कोचिंग कोचिंग सेंटर ज़्यादा है, नंबर ऑफ पीजी वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो भैया कोचिंग सेंटर भी बहुत ज़्यादा है। जैसे मेरे आसपास, मैं जब भी कोई चीज़ बोलता हूँ ना, फॉर एग्जांपल ये हो रहा है वो हो रहा है, तो कुछ लोग को लगता है ना कि मेरे बारे में बोला जा रहा है, गधे है गधे है। ऐसे टीचर को मैं गधा टीचर बोलता हूँ। क्यों भाई? कोलकाता में आप अकेले पढ़ा रहे हो। मैं जिस एरिया में पढ़ाता हूँ, जो ऑफलाइन वाले बच्चे उनको पता है, जिस एरिया में पढ़ाता हूँ भाई, कम से कम वहाँ पे ना 25 से 30 सेंटर है, सिर्फ 1 किलोमीटर के अंदर में, विद इन 1 किलोमीटर के अंदर में। 11-12 से लेकर के बीकॉम, सीए, सीएस, सीएमएस लेकर के कम से 25 से 30 सेंटर है। हमारा जो अब एपीसी का जो कंपटीशन है, सिर्फ ऑनलाइन वाले टीचर के साथ थोड़ी है। ऑनलाइन वाले के साथ तो बाद में, पहले तो ऑफलाइन। जहां पे मैं पढ़ाता हूं वहां पे तो 25-30 ट्यूशन है, हर गली में ट्यूशन है। अभी मैं आके कुछ बोल देता हूँ तो बोलता सर मेरे बारे में बोल रहे हैं, मेरे टीचर बारे में बोल रहे हैं, मेरे जैसे भी कुछ दिन पहले मैंने एफएम बारे में बोला था, एक जन बोल रहा है सर इस टीचर का नाम ले रहा है। भाई कौन टीचर भाई? मैं क्यों बोलूंगा उनके बारे में? मैं तो कभी, मेरा बात समझो। हम लोग जिस एरिया में पढ़ा रहे हैं, हमारा कंपटीशन सिर्फ बता दो 1 किलोमीटर के अंदर में 25-30 ट्यूशन है। अब 5 किलोमीटर के अंदर गिना दूंगा, कम से 100-200 ट्यूशन हो जाएंगे। ऑफलाइन बता रहा हूँ, वो लोग ऑनलाइन बहुत कम पढ़ाते हैं, ऑफलाइन बता रहा हूँ। ठीक है, तो वही चीज बता रहा हूँ कि जहां पे स्टूडेंट ज्यादा है, जहां पे कॉलेजेस ज्यादा है, जहां पे पीजी ज्यादा है, मैंने वहां पर अपना सेंटर खोला। वैसे ही कोई भी स्टोर अगर आपको खोलना है, तो आप क्राउडेड एरिया में खोलोगे, जहां पे भीड़ ज्यादा लगती है, जहां पे लोग शॉपिंग ज्यादा करते हैं। तो उसी को बोलते हैं लोकेशन फैक्टर। व्हाट इज द करंट सिनेरियो ऑफ इंडियन रिटेलिंग फॉर्मेट? मतलब करंट में हमारा रिटेल कैसा है, करंट में हमारा रिटेलिंग मतलब कैसा है? पहला भैया ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग। हमारे इंडिया में अब ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग बढ़ रहा है। अब देखिएगा हर जगह शॉपिंग मॉल्स खुल रहे हैं, हर जगह डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपर मार्केट स्टोर खुल रहे हैं। ठीक है, रैपिड एक्सपेंशन ऑफ ऑनलाइन रिटेलिंग। ऑनलाइन रिटेलिंग, जेप्टो, ब्लिंकिट्स, ठीक है, आप देखना फ्लिपकार्ट, 10 मिनट्स, अमेजन फ्रेश, ये बढ़ रहे हैं। ठीक है, शॉपिंग मॉल, सुपरमार्केट बढ़ रहे हैं, डिजिटल पेमेंट ग्रो कर रहा है, और कंज्यूमर का प्रेफरेंस भी चेंज हो रहा है। कंज्यूमर भी है भैया अब शॉपिंग मॉल में जाकर ही बेचेंगे। ठीक है, यूनिट 4 से आपका स्टार्ट होगा सर्विस। तो पार्ट ए में हम लोग मार्केटिंग कवर किए हैं, पार्ट बी में हम लोग सर्विस कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों,
कोई भी एक दो क्वेश्चन जो छूट गया है मार्केटिंग वटिंग का मुझे लग रहा है, तो मैं बी में कवर कर दूंगा। लेट्स से मैं अभी एनालिसिस करूंगा, अगर लगेगा एक दो क्वेश्चन मुझे एक्स्ट्रा पढ़ाना रहेगा तो मैं पार्ट बी में कवर कर दूंगा। तो पार्ट ए भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट बी भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। होपफुली दोस्तों आपको सेशन बहुत मजा आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि लिमिटेड टाइम में आपको ज्यादा ज्यादा नॉलेज दे पाऊँ। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शेयर करना, ठीक है, ज्यादा ज्यादा वीडियो को शेयर करना, ठीक है, और कमेंट बॉक्स खाली है भाई, भर दो, लाइक बटन को तोड़ दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को भी रिकमेंड कर देना चैनल को, वीडियो को शेयर करो। ठीक है दोस्तों, मुझे बहुत मजा आया, होपफुली आप भी काफी ज्यादा एंजॉय किए होंगे। मिलते हैं पार्ट बी वाले वीडियो में, प्लीज वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में। ओके।